ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल रोटेशन है 90 डिग्री, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन, प्लेस वन हैंड बिहाइंड द नेक आर हेड इज फॉर हेयर ब्रशिंग, ठीक है। हेयर ब्रशिंग के जरिए हेयर ब्रशिंग जब कराते हैं तो इसमें ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन थी। ये शोल्डर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दो दफ़ा अगर आप पढ़े तो बहुत आसानी से आप लोगों को एक्सप्लेन मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्बो जॉइंट। एल्बो की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत आसानी से है, ये है एल्बो, और एल्बो जो है ये बिल्कुल फ्लेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट कराना है, ठीक है। तो एल्बो जब स्ट्रेट कराएंगे तो हमारे पास होगी 160 डिग्री, सॉरी फ्लेक्शन जो है उसमें एल्बो ये स्ट्रेट नहीं कराएंगे, वो हम टुवर्ड्स फोरहेड की तरफ हम फ्लेक्शन करेंगे तो 160 डिग्री एंगल तक ये हो सकती है, ठीक है। एक्सटेंशन बिल्कुल स्ट्रेट कराना है 180 डिग्री। प्रोनेशन मतलब है कि पाल्म डाउनवर्ड, ठीक है, 90 डिग्री पे। और सुपिनेशन पाल्म आउटवर्ड्स मतलब पाल्म अपवर्ड्स 90 डिग्री पे। तो ये है प्रोनेशन, सुपिनेशन, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ये है एल्बो जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्बो हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्ट हम अगर बात करेंगे फ्लेक्शन, बेंड रेस्ट डाउनवर्ड, ये है रेस्ट, ये है फ्लेक्शन, ठीक है। ये ऐसे डाउनवर्ड कराना है, बिल्कुल नीचे की तरफ कराना है। ये लेट सपोज मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। ये है लेट सपोज हमारे पास हाथ है, ठीक है। तो ये हाथ नॉर्मल है और ये है ऐसा हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री पे हम नीचे की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सटेंशन की अगर हम बात करेंगे तो एक्सटेंशन में हमारे पास हाथ है और ये ऊपर की तरफ ऐसे हम करेंगे। तो याद रखिए 90 डिग्री इसके लिए चाहिए और इसके लिए 70 डिग्री चाहिए, ठीक है। ये ऊपर वाली के लिए हमारे पास क्या है, 70 की ऊपर की तरफ, लेकिन ये हैंड है, ठीक है। ऐसे न करके आप कहेंगे कि ये पूट है, ठीक है। तो ये रेस्ट के लिए हम कराते हैं ये सब, ठीक है। फ्लेक्शन बेंड द रेस्ट डाउनवर्ड 90, हाइपर एक्सटेंशन बेंड द रेस्ट अपवर्ड 70, अल्नर डिविएशन मूविंग द हैंड टूवर्ड्स आउटवर्ड, सॉरी अल्नर डिविएशन बाहर की तरफ और रेडियल डिविएशन मूविंग इनवर्ड। तो इनवर्ड क्यों, हमारे पास जो अल्ना है, सॉरी अल्ना है वो बाहर की तरफ है और रेडियल जो पल्स है वो हम जब भी चेक कराते तो ये तम की तरफ है, तम है इनर साइड की तरफ, ठीक है। तो रेडियल के लिए हम इनर के लिए करेंगे मूविंग हैंड इनरवर्ड और 20 डिग्री पे, और अल्नर के लिए हम करेंगे आउटवर्ड 55 डिग्री, सही शो। नो रिपीट ऑल द मोमेंट्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, और ये अगेंस्ट द रेजिस्टेंस हम ये सब जो है रिपीट करेंगे। ये थोड़ा सा पिक्चर में भी डॉर्सी फ्लेक्शन, पाल्मर फ्लेक्शन ये वगैरह एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे पास क्या है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। कार्पल टनल सिंड्रोम हमने एक ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, दो टेस्ट, एक ही थी पेलन टेस्ट और दूसरा था टेनल टेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट जब भी पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब है कार्पल टनल सिंड्रोम और हमारे पास जो मीडियल नर्व है उसमें प्रॉब्लम है, और ये है हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम, ये थोड़ा इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं हैंड की रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्शन बेंड द फिंगर डाउनवर्ड, ये फिंगर सिर्फ क्या है डाउनवर्ड, तो ये फ्लेक्शन है। हाइपर एक्सटेंशन फिंगर अपवर्ड 30 डिग्री तक अगर ये हो गया तो ठीक है। एबडक्शन सेपरेट फिंगर फ्रॉम 20 डिग्री, ये क्या है, ऐसा सेपरेट करना है। ये जो फिंगर है ये आम सी हाथ है, ठीक है, हाथ है, ठीक है। ये और ये यहाँ पे ये जो फिंगर है ये 20 डिग्री तक ये ऐसा डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 डिग्री तक, तो ये एबडक्शन है। एडक्शन मतलब है कि सब फिंगर एक दूसरे से टच कराना है, लेकिन वैसे ये एडक्शन है और ये क्या है, एबडक्शन है। ये सब फिंगर और हाथ की, तो हैंड की रेंज ऑफ मोशन ये है, ठीक है। फ्लेक्शन 90, एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन सॉरी 30 डिग्री, तो ये है हैंड की रेंज ऑफ मोशन। तो ये रेंज ऑफ मोशन ऑलरेडी हमने थोड़ा सब कुछ एक्सप्लेन किया। थंब अपोजिशन, थंब अगेंस्ट रेजिस्टेंस, एबडक्शन, एडक्शन और फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन,
हिप एक्सटेंशन, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आर्थराइटिस, हेबर्डन्स नोड्यूल्स एंड बूचर्ड्स नोड्यूल्स। हेबर्डन और बूचर्ड्स, ये इसके लिए मैंने एक ट्रिक तैयार किया है, ठीक है। नोड्यूल्स हमारे पास है, एक चीज़ है एच डी, याद रखेंगे एच डी, और दूसरा है बीपी, ब्लड प्रेशर। तो हेबर्डन नोड्यूल्स, तो ये हमारे डी के मतलब है डेस्टल्स कन्वलेटेड, डेस्टल्स रीजन में होंगी। कौन सी रीजन में होंगी? डेस्टल्स रीजन में होंगी। और बीपी, बी के मतलब है बूचर नोड्यूल्स, क्या? बूचर नोड्यूल, तो ये हमारे पास कौन सी रीजन में होंगी? पी के मतलब है प्रॉक्सिमल, तो ये हमारे पास होंगी प्रॉक्सिमल रीजन में, ठीक है। तो बूचर नोड्यूल और हेबर्डन नोड्यूल्स ये क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि बूचर नोड्यूल और हेबर्डन नोड्स हमारे पास कहाँ है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हिप जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। हिप जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, इसमें है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के मतलब है कि बिल्कुल हमारे पास जो लेग है वो स्ट्रेट करना है 90 डिग्री पे। फ्लेक्शन विद नी प्लेक्स, तो ये हमारे पास जो नी है वो बिल्कुल प्लेक्स्ड होगा और फ्लेक्शन होगा 120 डिग्री तक। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ। एबडक्शन जो है वो मिड लाइन से बाहर की तरफ, एडक्शन की मतलब अंदर की तरफ, एक्सटर्नल भी बाहर की तरफ रोटेशन, और इंटरनल रोटेशन की मतलब अंदर की तरफ रोटेशन। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं ये एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, हिप की जो एक्सप्लेनेशन है। एक है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन ये हमारे पास क्या है? हिप है, ये एक बॉडी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? हिप है। ये क्या होंगी? हिप है, ठीक है। तो ये लेट सपोज हमारे पास हिप है, फिर ये हमारे पास क्या है? ये हिप है, ये हिप है, ये क्या है? नी है, ठीक है। और ये फिर पुट है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे 90 डिग्री एंगल, ये बिल्कुल ये ऐसा करेंगे, ठीक है। ये ऐसा ही करेंगे। जब ये हम ऐसा ही करेंगे 90 डिग्री पे, तो ये हमारे पास क्या है? एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। क्या है? फ्लेक्शन, ठीक है। इसमें जब फ्लेक्शन है, लेकिन हाइपर एक्सटेंशन में हम ये कैसे करेंगे? हाइपर एक्सटेंशन में हम ये नी जो है ये फ्लेक्स करेंगे इसके साथ। ये लेट सपोज ये है, ठीक है। और ये जो नी है ये बिल्कुल ऐसा उसके साथ क्या होंगे? फ्लेक्स होंगी। ये नी क्या है? बिल्कुल ऐसा ही फ्लेक्स होंगी। उसमें क्या होंगे? हाइपर एक्सटेंशन में नी फ्लेक्स होंगी। एंड हाइपर एक्सटेंशन में नी क्या होंगी? फ्लेक्स होंगी। और ये कौन सी एंगल पे होंगी? आई थिंक ये एंगल थोड़ा सा मुझसे भूल गया है, लेकिन 120 एंगल तक है। क्या है? 120 एंगल पे ही कराएंगे, ठीक है। एक और चीज़ हमारे पास जो है एबडक्शन। एबडक्शन की मतलब है ये हिप, ये लेट सपोज ये एक बॉडी है थोड़ा सा, और ये हिप है, ठीक है। एबडक्शन हिप बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये है एबडक्शन, और एडक्शन ये बॉडी है, तो हिप इनवर्ड की तरफ, ठीक है, इनवर्ड की तरफ मूवमेंट। तो ये हमारे पास क्या होंगी? एडक्शन। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया हिप की मूवमेंट्स की रेंज ऑफ मोशन के हवाले से, ठीक है। तो ये हो गया। एक्सटर्नल रोटेशन के मतलब ये कि बाहर की तरफ, और इंटरनल जो है ये इनर साइड की तरफ, ठीक है, इनर। तो ये हो गया हमारे पास हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन। एंगल याद करें, ठीक है, कितनी एंगल ये एक्सप्लेन है यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए ए हमारे पास क्या है? एक्सटेंशन है 90 एंगल पे। ये क्या हुआ? एक्सटेंशन हुआ। बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है ये 90 एंगल पे एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। बी एक्सटेंशन है, ये भी हमने किया, ठीक है। बिल्कुल ये 120 डिग्री एंगल पे किया। और हमारे पास क्या है? नी जो है फ्लेक्स किया हमने, ठीक है। सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन है, ठीक है। और डी में हमारे पास एबडक्शन और एडक्शन है। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन। इसमें है फ्लेक्शन। ये जो नी है उसमें दो चीज़ें याद रखिए, ठीक है। क्या? दो चीज़ें याद रखिए। और वो दो चीज़ें क्या है? वो दो चीज़ें हमारे पास है। एक है नी जॉइंट में जो फ्लेक्शन है, क्या है? फ्लेक्शन में जो एंगल है वो तो ऑलरेडी 130 है, ठीक है।
लेकिन इस फ्लेक्शन में हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स इन्वॉल्व है, हैमस्ट्रिंग फ्लेक्शन है ना। और एक्सटेंशन में हमारे पास कौन सी मसल इन्वॉल्व है, उसमें है क्वाड्रिसेप। क्या है? क्वाड्रिसेप जो मसल है वह इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसमें जो एंगल है वह कम है, 15 डिग्री एंगल है, ओनली 15 डिग्री एंगल। थोड़ा सा आप यहाँ जो है एक्सप्लेन करें, ठीक है, यहाँ स्लाइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कराती है, ठीक है। फ्लेक्शन बेंड ईच नी अप टुवर्ड्स बटक 130, और ये बटक की तरफ हम फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। ये बटक्स की तरफ कैसे एक्सप्लेन, ये ऑलरेडी आप लोगों को समझ आएगा। हैमस्ट्रिंग ग्रुप बाइसेप फेमोरिस, मेटिनिडोसिस एंड सीमी मेम्ब्रेनस, ये उसमें इन्वॉल्व है। एक्सटेंशन क्वाड्रिसेप, रेक्टस फेमोरिस, वेटस मीडियलिस, लेटरलिस एंड इंटरमीडियस। तो ये हमारे पास जो मसल्स है ये याद रखिए, इसमें ये मसल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यूज है। और फ्लेक्शन बटक की तरफ है और एक्सटेंशन बटक की तरफ नहीं है, वे वैसी एक्सटेंशन है 15 डिग्री एंगल की, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बल्क टेस्ट। बल्क और बोल्टमैन टेस्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और ज़रूरत नहीं है, नी में हमने ये पढ़ा है, ठीक है। एंकल की रेंज ऑफ मोशन क्या है? एंकल की रेंज ऑफ मोशन एक है प्लेंटर फ्लेक्शन, मूविंग टूज डाउनवर्ड्स। टूज क्या करना है? डाउनवर्ड 45 डिग्री पे। और एंकल एक्सटेंशन मूविंग टू अपवर्ड 20 डिग्री पे। इवर्जन बाहर की तरफ, इनवर्ड की तरफ 20-30 एंगल। तो ये एंकल की रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल इजी है। ये पिक्चर में भी एक्सप्लेन है कि नहीं यार? यह एक्सप्लेन है पिक्चर में कि नहीं? ये यहाँ पे है, ठीक है। ये रेंज ऑफ मोशन थोड़ा बहुत कुछ यहाँ एक्सप्लेन है। एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन मूव द फुट अवे फ्रॉम मिड लाइन, एडक्शन टूवर्ड्स मिड लाइन। रोटेशन ये ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। रोटेटरी मोशन ऑफ एडक्शन एंड एडक्शन, रिपीट दीज मैन्यूवर अगेंस्ट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के खिलाफ ये भी मैन्यूवर जो है एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंकल की रेंज ऑफ मोशन थी। अब हम डेवलपमेंटल वेरिएशन पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल वेरिएशन में इतने चीज़ ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। न्यू बॉर्न्स लुक फॉर एबनॉर्मलिटी, तो इसमें है साइमन क्रीज। साइमन क्रीज हमारे पास क्या है? ये जो हैंड है, मैं थोड़ा सा ये बड़ा करूँ, और ये है हमारे पास साइमन क्रीज। ये साइमन क्रीज है, ठीक है। तो ये देखना है। लेट्स सपोज हमारे पास डाउन सिंड्रोम में सिर्फ एक ही क्रीज है, ठीक है, साइमन क्रीज, ठीक है। तो ये देखिए, सिंगल क्रीज अक्रॉस एंटायर फॉर्म एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, ये पढ़ा हमने। पॉलीडेक्टाइल और सिंडेक्टाइल, ये दो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाना, मतलब है कि समझना चाहिए। पॉलीडेक्टाइल की मतलब है एक्स्ट्रा डिजिट्स, मतलब इजाफी जो डिजिट्स आते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीडेक्टाइल। और सिंडेक्टाइल वेब डिजिट्स के मतलब है कि दो फिंगर एक दूसरे से क्या है? अटैच है। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। लेट सपोज हम हैंड की मिसाल लेते हैं। तो हैंड में ये एक फिंगर हो गया, 2, 3, 4 और ये क्या है? 5 है। ये मैंने इकट्ठा 3, 4, 5 ये मैंने इकट्ठा, लेकिन इसके साथ एक इजाफी ऐसा चीज़ आई तो इसको कहते हैं पॉलीडेक्टाइल, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इकट्ठा किया है। मैं सिंडेक्टाइल के लिए थोड़ा सा आप लोगों को मिसाल देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें। लेकिन जब ये लेट सपोज ये एक दूसरे से क्या है? ऐसी अटैच होती है, ठीक है। एक दूसरे से क्या हुआ? अटैच हो गया, तो उसको कहते हैं सिंडेक्टाइल। पॉलीडेक्टाइल इजाफी और सिंडेक्टाइल दो एक दूसरे से अटैच हुआ तो ये सिंडेक्टाइल, और पॉलीडेक्टाइल इसके साथ एक इजाफी वगैरह हर एक फिंगर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंडेक्टाइल और पॉलीडेक्टाइल में क्या है? डिफरेंट है। तो इसके लिए देखना है साइन ऑफ हिप डिसलोकेशन तो नहीं है, ठीक है। तो ये देखना है, ठीक है। इन्फेंट्स की बात हम करेंगे, डेवलपमेंटल वेरिएशन की थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है infants should be able to lift the head and trunk from the prone position by 2 months of age। prone position से ये थोड़ा सा लेफ्ट और राइट की तरफ थोड़ा सा हेड जो है ये मतलब मूव करा सकते हैं 2 months of age के सही। फोर आर्म स्ट्रेंथ, kyphosis of the thoracic and lumbar spine is normal until the infant can
सेट विदाउट सपोर्ट। अबाउट 7th मंथ तक जो काइपोसिस या लॉर्डोसिस वगैरह, काइपोसिस जो है उसमें थोरेसिक और लंबर रीजन में ये नॉर्मल होती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर ये हो तो कोई मसला नहीं है। ऑल बेबीज आर फ्लैट फुटेड, और सब बेबीज़ की जो फुट है वो फ्लैटेड हो गई। और बेबीज़ में एक बेबीनेस की साइन है, वो भी थोड़ा सा बाद में फिर ये एक्सप्लेन करेंगे, एक यूनिट है वो आएगा लास्ट में, चाइल्ड या इन्फेंट्स में जो हम असेसमेंट कराते हैं उसमें है सब कुछ, ठीक है। चिल्ड्रन में जीनो वेरम बाउलिक, मतलब ये कि वेरम की मतलब बाहर की तरफ की, सही, नी बाहर की तरफ होंगी। मेजर डिस्टेंस बिटवीन नो एंड एंगल टुगेदर 2.5 सेंटीमीटर, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी ज़रूर 2.5 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज है। जेनो वेरम जीवी, सही है। वेलगम बी जीवी है, लेकिन वो उसमें नी जो है एक दूसरे की तरफ आती है, ये नी बाहर की तरफ, सही। और जीनो वेलगम नोकनी और डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जीनोवेरम, जीनोवेलगम। एडोलेसेंट में है स्लाइट काइपोसिस इन अराउंड शोल्डर, बोन ग्रोथ इज कम्प्लीटली बाय एज 20, पीक बोन मास नॉट अंटिल 35, पीक बोन मास एज 35 में होती है, ठीक है। तो ये 35 ईयर्स, ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, पीक एज, पीक बोन मास, ठीक है। तो 35 ईयर में मैक्सिमम बोन की जो मास है वो होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम डेवलपमेंटल वेरिएशन है। प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, पोस्टरल चेंजेस, तो उसमें लॉर्डोसिस मतलब लंबर रीजन में जो तो कर्वेचर है वो ज़्यादा होती है, तो उसको कहते हैं इंक्रीज लॉर्डोसिस। ये पोस्टल चेंजेस है प्रेगनेंसी में, ठीक है। इंक्रीज मोबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ सेक्रो एलियक जॉइंट, तो इसमें सेक्रो एलियक जो जॉइंट है, सेक्रम और एलियक जो रीजन है, सही है, सही, उसमें जो है ये मोबिलिटी और इंस्टेबिलिटी क्या इंक्रीज होगी, सही। सिम्टम ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम रिलेटेड टू एबेट आफ्टर बर्थ, फ्लूइड रिटेंशन, सही, एबेट आफ्टर बर्थ, तो ये है कार्पल टनल सिंड्रोम की भी एक निशानी है, ठीक है। और ओल्डर जो एडल्ट्स, तो इसकी क्या क्या देखें, ऑस्टियोपोरोसिस, काइपोसिस, ये ज़्यादा होगी। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स जो है वो कम होगी, और रिडक्शन इन टोटल मसल मास में कमी होगी, और वेजल में भी प्रॉब्लम होगी, और मतलब है कि सब कुछ ये अब ऑलरेडी एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है आप लोगों को। तो ये थी हमारे पास यूनिट नंबर 2। अब हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिट नंबर 3। ये अब हमारे पास है असेसमेंट ऑफ द मेंटल स्टेटस इन सेंसरी न्यूरो सिस्टम। तो सेंसरी न्यूरो सिस्टम हम कैसे कराएंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कराता हूँ यूनिट स्टार्ट करने से पहले, ताकि फिर आप लोगों को आसानी हो। ऐसा होता है कि लेट सपोज हम कोई चीज़ क्या करते हैं, टच करते हैं, ठीक, क्या टच कराते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। तो हम चेक करेंगे सेंसरी। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है। तो ब्रेन में हमारे पास दो चीज़ें है, एक है मेंटल स्टेटस, दूसरा नंबर पे हम सेंसरी हो गया, एक दूसरा हो गया मेंटल स्टेटस। और तीसरा आप लोगों को पता है कि ब्रेन से हमारे पास निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, क्रेनियल नर्व्स, क्या, क्रेनियल नर्व्स। तो ये हो गया नंबर 3। फिर आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि वापस ये रिस्पांस देगा, ठीक है। और जब ये वापस रिस्पांस देगा तो ये हमारे पास कौन सी नर्व है, मोटर रिस्पांस, क्या है, ये मोटर नर्व है, और ये रिस्पांस क्या है, मोटर। तो ये हो गया नंबर 4। और एक और चीज़, जब हम कोई चीज़ टच करते हैं तो उस डायरेक्ट से एक चीज़ होती है और है रिफ्लेक्स, नंबर 5। तो ये है रिफ्लेक्स। तो हमें जो है ये चीज़ें जो है वो देखना है असेसमेंट में, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, सेंसरी, मेंटल, क्रेनियल, रिफ्लेक्स और मोटर। तो सबसे पहले हम मेंटल स्टेटस चेक करेंगे कि पेशेंट की मेंटल स्टेटस क्या है, सेंसरी स्टेटस, मोटर स्टेटस, रिफ्लेक्स कैसा है, और क्रेनियल नर्व कैसा है। तो ये सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है उसमें। तो थोड़ा सा हम अभी आते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ एक स्लाइड, वो है कंप्लीट न्यूरोलॉजिज्म कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप, मेंटल स्टेटस, क्रेनियल, रिफ्लेक्स, मोटर एंड सेंसरी।
Simple means gathering a great deal of information about patient neurologic system to observe patient walking, talking, seeing, hearing वगैरह सब कुछ कैसे watching सब कुछ ये हम पेशेंट की देखेंगे, ठीक है। उसके पोस्चर, बिहेवियर, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन। ड्रेस में हम देखेंगे कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं सीज़न के साथ, ये मैच है कि नहीं, ये ग्रूमिंग उसके देखेंगे कैसे है, पर्सनल हाइजीन क्लीन है नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन में अप्रोप्रिएट है, वेरिएशन है और साइमेट्री है, ताकि उसके टाइम के साथ अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, साइमेट्री उसकी क्या है, क्या साइमेट्री चेंज होती है नहीं होती, प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है, और वेरिएशन चेंजेस है कि नहीं, और अप्रोप्रिएट है कि नहीं, किताब हंसते है कि वो हंसती है कि नहीं, या परेशान है वो परेशान होती है कि नहीं, मैनर, मूड, रिलेशन पर्सन विद हिम विद थिंग्स अराउंड हिम, स्पीच, तो ये सब कुछ क्या उसके देखना है। पोस्चर की अपने आप को बैलेंस कराती है कि नहीं, मोटर बिहेवियर क्या रिस्पांस देती है कि नहीं, ठीक है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। कॉमन चीफ कंप्लेंट, अगर कोई नर्वस प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको कॉमन क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक तो ऑलरेडी हमें पता है कि ब्रेन की वजह से हो सकती है, ठीक है। सीजर हमारे पास कैसे हो सकती है, ठीक है, सीजर की मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हाँ ये ब्रेन से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से, और सीजर में हमारे पास डोपामीन और एसिटाइलकोलिन की लेवल जो है वो एमएच, मतलब है कि इसमें बैलेंस नहीं होता, तो ये सीजर हो सकती है, ठीक है। सिनकोपी हमारे पास बीपी बहुत ज़्यादा कम होगा और टेकिकार्डिया होती है, तो इसको कहते हैं सिनकोपी, और सिनकोपी में हमारे पास ब्रेन को प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता, तो इसको सिनकोपी सिचुएशन को कहते हैं, तो ये भी हमारे पास हो सकती है ब्रेन के साथ रिलेटेड, मतलब नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड। पेन ऑलरेडी नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है। डिस्टर्बेंस इन गेट में अगर डिस्टर्बेंस है तो मोटर रिस्पांस ठीक नहीं है, ठीक है। विजुअल चेंजेस, ये भी हमारे पास सेंसरी मोटर दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। वर्टिगो भी ब्रेन के साथ रिलेटेड। मेमोरी डिसऑर्डर ऑलरेडी ब्रेन के साथ। डिफिकल्टी विथ सॉल्विंग और स्पीच, ये मिडल ऑब्लांगेट हमें प्रॉब्लम होती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास चीफ कंप्लेंट है और ये हमें पता होना चाहिए कि सब क्या है, कॉमन चीफ कंप्लेंट है और हेल्थ हिस्ट्री में ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। हिस्ट्री में तो मेडिकल हिस्ट्री में हम न्यूरोलॉजिक भी हो सकते हैं, नॉन न्यूरोलॉजिक भी, और सर्जिकल हिस्ट्री में हम देखेंगे कोई सर्जरी तो नहीं हुए पहले, काइपोसिस, लॉर्डोसिस मतलब कि सर्विकल स्पाइन, स्कूलियोसिस, क्रैनियल वगैरह की सर्जरी वगैरह तो नहीं हुए। मेडिकेशन में हम देखेंगे ये जो मेडिकेशन है ये सारे हम नर्वस सिस्टम में यूज़ कराते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है हिस्ट्री की तरफ हम आ जाएंगे। न्यूरोवास्कुलर सिस्टम की जो हिस्ट्री है वो हम लेंगे, ठीक है। अगर हम इस हिस्ट्री में बात करेंगे तो सबसे पहले इस हिस्ट्री में हम कौन सी चीज़ की बात करेंगे, वो है न्यूरोलॉजिक एंड नॉन न्यूरोलॉजिक। मेडिकल हिस्ट्री में इसकी कितनी हिस्ट्री, एक है मेडिकल हिस्ट्री, दूसरा है सर्जिकल हिस्ट्री, और तीसरा जो है वो है मेडिकेशन के हवाले से, ठीक है, मेडिकेशन के हवाले से, और चौथा जो है वो क्या है, वो हमारे पास है फैमिली हिस्ट्री, और पांचवा है सोशल हिस्ट्री। चौथा हमारे पास क्या है, फैमिली हिस्ट्री, और पांचवा क्या है, सोशल हिस्ट्री। क्या है, सोशल हिस्ट्री, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है। मेडिकल हिस्ट्री में हमारे पास दो टाइप की हिस्ट्री है, एक है न्यूरोलॉजिक और दूसरा है नॉन न्यूरोलॉजिक। क्या क्या, न्यूरोलॉजिक और नॉन न्यूरोलॉजिक हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम की जो कोई सर्जरी हो वगैरह वो देखेंगे, और मेडिकेशन में हम देखेंगे ये मेडिकेशन एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, नारकोटिक, सीजर वगैरह, ये जो सीजर के लिए जो मेडिकेशन है। फैमिली हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि कोई फैमिली में तो ऐसा कोई वाक़या वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और सोशल हिस्ट्री में हम देखेंगे कि वो सोशली क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री में कंजेनिटल डिफेक्ट्स है, हेडेक है, अल्जाइमर डिजीज़ है। अल्जाइमर डिजीज़ सिनाइल डिमेंशिया इसको इसलिए कहती है कि इसमें मेमोरी लॉस होती है। सोशल हिस्ट्री में अल्कोहल, ड्रग, टोबैको, सेक्सुअल प्रैक्टिस की भी नर्वस सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री, वर्क एंड होम इन्वायरमेंट, हॉबीज़ और हॉबीज़ और लीजर एक्टिविटी। लीजर एक्टिविटीज़ क्यों कहते हैं, जो फुर्सत वक्त में हम जो कुछ कराते हैं उसको लीजर एक्टिविटी कहते हैं। उसको इसके बाद स्ट्रेस, ठीक है।
हेल्थ मेंटेनेंस एक्टिविटी, हमारे पास हेल्थ जो मेंटेन करते हैं उस एक्टिविटी क्या क्या है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि स्लीप है, हमें 6 to 8 आवर स्लीप चाहिए। डाइट, एक्सरसाइज, यूज़ ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस एंड हेल्थ चेकअप्स, ठीक है, तो ये हमें चाहिए। इसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसमें, वो सबसे पहले जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसमें पेन लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या पेन लाइट यूज़ करते हैं, टोंग ब्लेड, कॉटन स्वॉफ, कॉटन बॉल, ट्यूनिंग फोर्क एंड परकशन हैमर्स, ये सब आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। ये हमारे पास सारा डिवाइसेस है, ये है पिन लाइट, यूज़र है ट्यूनिंग फोर्क, नीचे टंग ब्लेड और कॉटन स्वॉफ, कॉटन बॉल और टंग डिप्रेसर, ये कॉटन स्वॉफ कॉटन बॉल है, और ये नीचे वाला परकशन हैमर, ये हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। अब हम असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस। जब भी अब मेंटल स्टेटस के असेसमेंट हम कराते हैं तो उसके लिए 4 चीज़ याद रखिए। कौन सी 4 चीज़? नंबर वन हमारे पास क्या है? पोस्चर देखना है कि पेशेंट की पोस्चर कैसा है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास क्या है? ड्रेस देखना है कि ड्रेस किस तरह है। पोस्चर में हम क्या देखेंगे? पोस्चर में हम देखेंगे कि एरेक्ट है कि नहीं है, कैसा पोस्चर है, मतलब है कि कौन सी टाइप, मतलब लेथर्जी फील कर रही कि नहीं, काइफोसिस, लार्डोसिस वगैरह जो भी है, एरेक्ट है, मतलब पोस्चर, गेट स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ये सब देखेंगे। ड्रेस में हम देखेंगे क्या ये सीज़न के साथ अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है, ठीक है। नंबर 3 पर्सनल ग्रूमिंग हम चेक करेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग में हम ये चेक करेंगे कि क्या ये ओरिएंटेड है, कॉन्शियस है, क्लीन है, हाइजीनिक है, नहीं है, ठीक है, ये देखेंगे। 4 नंबर पे हम देखेंगे फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 चीज़ें, एक है अप्रोप्रिएट, मतलब ये कि आप हंसते हैं तो वो हंसता है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आप परेशान है वो परेशान वाली जो है कि नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन। दूसरा है वेरिएशन, क्या उसकी पेस में चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर फेशियल एक्सप्रेशन में है इम्पोर्टेंट, वो है साइमेट्री देखेंगे, ठीक है। पोस्चर में भी हम साइमेट्री देखेंगे कि साइमेट्री कैसी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे मेंटल स्टेटस के लिए, ठीक है। उसमें नॉर्मल क्या है? नॉर्मल ये है कि पोस्चर बिल्कुल एरेक्ट होगा, ड्रेस में क्या वेदर के साथ अप्रोप्रिएट होगी और क्लीन होगी, ठीक है। पर्सनल ग्रूमिंग में भी ये ओरिएंटेड होगी और कॉन्शियस होगी, इसके साथ साथ इसकी ग्रूमिंग ये होगी कि हाइजीनिक होगी, ठीक है। फेशियल अप्रोप्रिएट होगी, वेरिएटेड होगी और अलर्ट होगी, ठीक है। ये सब क्या है? मेंटल स्टेटस में एग्जामिनेशन हम चेक करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा। असेस फिजिकल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, पोस्चर एंड मूवमेंट, एबिलिटी टू वेट पेशेंटली ये वेट करा सकते हैं कि नहीं। पोस्चर है स्लम्प वैसे काइफोसिस वाली टाइप होती है, थोड़ा सा ये टीड़ा टाइप, ठीक है। रिलैक्स और स्टेप, पेशेंट मोमेंट कैसा है और पेशेंट की गेट कैसा है, ठीक है। ये है पोस्चर में। दूसरा हमने पढ़ा कि ड्रेस, ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन। नो ड्रेस वो क्लीननेस चाहिए, कंडीशन चाहिए, एज अप्रोप्रिएटनेस चाहिए और वेदर अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। इसके साथ पर्सनल ग्रूमिंग यू विल वॉच फॉर एडिक्वेसी और आर्डर के लिए, ठीक है। एडिक्वेसी मतलब एडिक्वेट चाहिए और आर्डर चाहिए, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन हमने पढ़ा, अप्रोप्रिएट चाहिए, वेरिएशन और साइमेट्री, ये फेशियल एक्सप्रेशन भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास थी। इसके पास नॉर्मल पॉइंटिंग हमारे पास क्या है? नॉर्मल पॉइंटिंग हमारे पास है सबसे पहला जो है पोस्चर एरेक्ट, हमारे पास एरेक्ट होंगी, गेट स्मूथ होगी और बॉडी मूवमेंट साइमेट्रिकल होगी। इसके बाद क्लीन होगी, वेल ग्रूम होगी, क्लॉथिंग अप्रोप्रिएट फॉर एज एंड वेदर, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट टू कन्वर्सेशन कंटेंट साइमेट्रिकल, तो ये भी ठीक है। अफेक्ट अप्रोप्रिएट टू सिचुएशन एंड कल्चर नॉर्म, तो ये हमारे पास नॉर्मल पॉइंटिंग है। कम्युनिकेशन में नॉर्मल पॉइंटिंग, एबल टू प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस कोहेरेंट स्पीच। कम्युनिकेशन उसकी क्या होंगी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या होंगी? स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि वो खुद बोल सकेगा, ठीक है, खुद ही थिंकिंग करेगा। आपने ये बोलो स्पॉन्टेनियस। और दूसरा है कोहेरेंट के मतलब है कि उसके लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मिले होंगी। और आखिर में तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? लॉजिक, कि लॉजिकली बात हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल पॉइंटिंग है।
इसके बाद हमारे पास हमारे साथ आती है वो है एबनॉर्मल फाइंडिंग। तो एबनॉर्मल फाइंडिंग में हमारे पास क्या है, वो है एक्सप्रेसिव एपेजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। 3 चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है? 3 चीज़ें हैं। हमारे पास जो है 3 टाइप्स की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। एक है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव को दूसरा नाम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्रोकाज एपेजिया। और ब्रोकाज एपेजिया ज़रूर लिखेंगे। ट्रबल टू सेइंग, ये जो बंदा है एक्सप्रेसिव एपेजिया वाला, ये समझ सकता है, थिंकिंग करा सकता है और ये समझ सकता है कि ये है, लेकिन वो कह नहीं सकता। ट्रबल टू सेइंग, कहने में कोई उसको मसला हो तो उसको कहते हैं एक्सप्रेसिव एपेजिया या ब्रोकाज एपेजिया। दूसरा है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव की मतलब है कि माइंड से प्रॉब्लम, वर्निक्स एपेजिया भी उसको कहते हैं। ट्रबल मेकिंग सेंस, ये सब कुछ जानता है लेकिन उससे सेंस नहीं बनाता। ये ट्रबल मेकिंग सेंस बनाने में उसको कुछ दुश्वारी हो तो उसको रिसेप्टिव या एपेजिया या वर्निक्स एपेजिया कहते हैं। और आखिर में है ग्लोबल एपेजिया। ग्लोबल की मतलब है लैंग्वेज। इसमें लैंग्वेज की मुकम्मल लाज होती है और कुछ भी नहीं कह सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की कम्युनिकेशन एबनॉर्मल फाइंडिंग है। तो एक्सप्रेसिव एपेजिया ब्रोकाज पेशेंट नो व्हाट ही शी वांट्स टू से बट हैव ट्रबल सेइंग और राइटिंग हिज हर थॉट्स, लिखने और बोलने दोनों में मसला हो, ठीक है। रिसेप्टिव एपेजिया वर्निक्स एपेजिया अफेक्ट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड स्पीच। पेशेंट कैन हेयर व्हाट people say or see words on page but have trouble making sense of what they mean। सुनते हैं और कहते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, ठीक है। और आखिर में है ग्लोबल एपेजिया। ग्लोबल एपेजिया लॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेज एबिलिटी। पेशेंट कैन नॉट स्पीक, अंडरस्टैंड स्पीच, रीड एंड राइट। अंडरस्टैंड करा सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते, ठीक है। थी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियस में सबसे पहला जो लेवल है वो है अलर्ट, ठीक है। क्या है? अलर्ट। बंदा क्या होंगी? अलर्ट होगी, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास क्या है? अलर्ट। नंबर 2, दूसरे नंबर पे आते हो है लेथार्जी। क्या है? लेथार्जी। और तीसरे नंबर पर है हमारे पास स्टूपर। क्या है? स्टूपर। ये याद रखिए, अलर्ट, लेथार्जी, स्टूपर। और चौथी नंबर पर है सीमी कोमा। क्या है? सीमी कोमा। और नंबर फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है वो है हमारे पास क्या है? कोमा। डायरेक्ट क्या है? कोमा। तो हमारे पास अलर्ट जो बिल्कुल है ओरिएंटेड और बिल्कुल सब कुछ कराते हैं, ठीक है। लेथार्जी में हमारे पास क्या फील करेंगे? ड्रोजिनिस फील करेंगे, तो क्या है? लेथार्जी। और स्टूपर में बस बिल्कुल ऐसे हो, बिल्कुल न कुछ भी नहीं करा सकते, ठीक है। और सीमी कोमा, जब कोई बंदा अनकॉन्शियस हो 24 to 48 आवर्स, तो ये भी सीमी कोमा हो सकती है, सही। और 48 आवर्स से ज़्यादा हो तो फिर ये कोमा में हम शुमार करा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये स्लाइड में भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कराएंगे, ठीक है। यहाँ जो है ये लेवल ऑफ कॉन्शियस, most variable in neurological function individual level of conscious it can be legally describe the patient condition in the nursing notes by saying appears। ये नर्सिंग नोट में हम ज़रूर लिखते हैं कि पेशेंट अलर्ट है, लेथार्ज है, स्टूपर है, डेस्क है। अलर्ट द पेशेंट इज अवेक, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्सिव। लेथार्जिक द पेशेंट इज स्लीपी और ड्राउजी बट अवेक एंड रिस्पॉन्स इमीडिएटली टू कमांड। ड्राउजी और स्लीपी होगी लेकिन रिस्पांस ठीक है। क्या? रिस्पांस लेथार्जी में ठीक है, ठीक है। स्टूपर स्टेट ऑफ रिड्यूस कॉन्शियसनेस विद लिमिटेड रिस्पांस। रिस्पांस क्या हुआ? लिमिटेड हुआ, ठीक है। और सीमी कोमा डीपर स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस विद मिनिमल टू नो रिस्पांसिव। रिस्पांस वगैरह नहीं देता और ये थोड़ा सा टाइम के लिए। कोमा द पेशेंट इज कंप्लीटली अनरिस्पांसिव और कोमा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये 5 लेवल ज़रूर याद रखेंगे, ये ज़रूर एमसीक्यूज में भी ये लेवल याद रखेंगे कि कितनी लेवल है? 5 लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लासगो कोमा स्केल। क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। ये हम यहाँ एक्सप्लेन कराएंगे, ठीक है, थोड़ा सा। तो हमारे पास जो GCS स्केल है, क्या GCS को कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। हम उस पर उसके मेंटल स्टेटस जो है वो चेक कराती है, ठीक है। तो GCS स्केल का हमारे पास टोटल स्कोर कितना है? 15। कितना है? 15। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल स्कोर कितना है? 15। अगर स्कोर हमारे पास क्या गया 3 तो पेशेंट विल बी डेथ,
डेथ कंसीडर, अगर स्कोर क्या आ गया 3। माइल्ड प्रॉब्लम होगी अगर स्कोर 13 और 15 के बीच में आ गया, ठीक है, 13 या 14 आ गया तो माइल्ड प्रॉब्लम है। 9 to 12 हमारे पास होंगी मॉडरेट प्रॉब्लम, और 3 to 8 होगी हमारे पास सवियर प्रॉब्लम, ठीक है। और 3 पे डेथ है, 15 पे बिल्कुल टोटल स्कोर है, नॉर्मल है। अब हम ये स्कोर फाइंड कैसे करेंगे, तो इस स्कोर के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3। ई के मतलब आई वर्बल एंड मोटर रिस्पांस, EVM, आई वर्बल एंड मोटर रिस्पांस। आई की टोटल स्कोर है 4, ठीक है। अगर कोई बंदा विदाउट साउंड या विदाउट पेन ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी जो आई है वो ओपन कराते हैं तो स्कोर कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। अगर आप आवाज़ से मतलब थ्रू वॉइस आप इसको जो है बाईजान या कोई और साउंड आप जो है निकालते हैं, फलाना उसके नेम निकालते हैं मिस्टर फलाना, तो और वो जो है आई जो है वो ओपन करते हैं तो स्कोर होगा 3, ठीक है। अगर साउंड के ज़रिए भी जो है साउंड से भी उसके आई जो है ओपन नहीं होता तो फिर पेन के ज़रिए टच करने से, पेन के प्रेशर की वजह से अगर वो आई जो है वो खुलती है तो स्कोर होगा 2, ठीक है। अगर नहीं खुलता तो स्कोर होगा 1। फिर है वर्बल, वर्बल में टोटल 5 स्कोर है। अगर वो स्पॉन्टेनियसली अच्छी तरीके से अल्फाज जो है कुछ सब कुछ जो है सही तरीके से कहते हैं तो 5 स्कोर होगा। अगर फन कंफ्यूज हो और कुछ बोलते हैं यार, आप उससे पूछे कि आप कहाँ है और हॉस्पिटल में, और वो कहते हैं कि कॉलेज में, यार बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है तो स्कोर होगा 4, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन है कि बोलते हैं लेकिन कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब कि प्रॉपर सही तरीके से नहीं बोलता, ठीक है। कुछ बोलता है कुछ नहीं बोलता, बस कि कहते हैं कि स्कूल और फिर कहते हैं कि पिन और फिर कहते हैं कि बुक और कहते हैं टीचर, वर्ड्स बोलते हैं लेकिन सॉरी ये है इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड और इसमें बोल नहीं सकते, ठीक है। उसको ये वैसे वर्ड्स जो है मतलब है हम कहते हैं कि अल्फाज खुरी तो उसको कहते हैं इनअप्रोप्रिएट, तो स्कोर होगा 3। और इनकम्प्रिहेंसिबल गड वर्ड मतलब है कि एक लफ्ज़ दूसरा मतलब है कि मैक्स, स्कूल, टीचर, बैग, बुक्स, पेंसिल, ये इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड है तो इसका स्कोर होगा 2, ठीक है। फिर आप आते हैं मोटर की तरफ, तो मोटर की टोटल स्कोर है 6। उबे कमांड आप कहते हैं कि ऊपर करो हाथ, नीचे करो तो 6 स्कोर होगा। और अगर ऐसा करते हैं लेकिन पेन है उसके साथ तो फिर 5 स्कोर होगा। और विदड्रॉस टू पेन तो फिर 3 स्कोर होगा। और अगर पेन में एप्लेक्शन में पेन है तो फिर स्कोर होगा 2। और अगर एक्सटेंशन में पेन है तो फिर स्कोर होगा अगर फ्लेक्शन में पेन है तो स्कोर होगा 3, अगर एक्सटेंशन में पेन है तो स्कोर होगा 2, अगर बिल्कुल आपने आपको हिल नहीं सकता तो स्कोर होगा 1। और ये हमारे पास क्या थी? ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद करना चाहिए, इससे MCQs आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अटेंशन टेस्ट। क्या है? अटेंशन टेस्ट। अटेंशन टेस्ट हमारे पास ऐसी है कि सीरीज ऑफ नंबर सीरियल 3 7, आप इसे पेशेंट को कहेंगे बोले 3 से 3, फिर कहेंगे 6 9 12 7 20 14 21 28 वगैरह, तो ये सीरीज ऑफ नंबर है। तो ये है हमारे पास आस्क द पेशेंट टू रिपीट द सीरीज और काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 100 by 3, या 100 से 3 माइनस करके बोलिए कि 97 94 91 88 85 ऐसी तरीके से। तो ये है अटेंशन टेस्ट। क्या उसके अटेंशन है कि नहीं, उसको कहते हैं अटेंशन टेस्ट, ठीक है। अगर सही बोलते हैं तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है और सही नहीं तो ये एबनॉर्मल है, ठीक है। एक और टेस्ट है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट ऐसी है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, हम उसको 3 चीज़ें बताएंगे कि वैसे हम बताएंगे कि एप्पल, और दूसरा बनाना, और तीसरा एक और चीज़ हम उसको कहेंगे एप्पल, बनाना और इसके साथ छुरी, ये 3 चीज़ें, ठीक है। हम इसको कहेंगे कि याद करें, ठीक है। और 5 मिनट्स बाद हम उससे पूछेंगे, अगर उसने अच्छी तरीके से बोला कि आपने बोला था कि एप्पल, बनाना और छुरी, तो इसका मतलब है कि उसकी मेमोरी काम कर रहा है, ठीक है। ये है नॉर्मल फाइंडिंग। तो इसी तरीके से आप 3 चीज़ें उसको बता सकते हैं और 5 मिनट बाद उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी 24 आवर्स के बाद अगर उसको याद हो तो ये उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। और लॉन्ग टर्म की मेमोरी हम पेशेंट से कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम उसको बताते हैं कि बर्थडे
कोई अपने रिश्तेदार की बर्थडे, किसी की शादी वगैरह कुछ भी याद है कि नहीं? तो अगर वो उसको याद है तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी इसकी ठीक है। तो ये इसे मेमोरी टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन टेस्ट। कैलकुलेशन टेस्ट ये है कि हम 100 से स्टार्ट करें 150 तक 3 ऐड करें, ठीक है। 103, 106, 109, 112 आगे जाकर ये है कैलकुलेशन टेस्ट, ठीक है। नॉर्मल फाइंडिंग करेक्ट बोलेगा। अगर ये करेक्ट नहीं बोलेगा तो उसको कहते हैं ये है एक मतलब है कि उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या? इनएबिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन। क्या है? डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं करता अगर 3 नहीं करा सकता, ठीक है। लेकिन इन सब के लिए एक चीज़ ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है? वो ये ज़रूरी है कि बंदा जानते हो थोड़ा बहुत ऐड करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक चीज़ है और इसमें ये सब कुछ है मेंटल हवाले से, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के हवाले से, ठीक है। अब हम आते हैं सेंसरी असेसमेंट। हमने बोला था कि मेंटली, सेंसरी, मोटर और रिफ्लेक्सेस वगैरह ये सब हम जो है फाइंड करेंगे। अब हमारे पास है सेंसरी असेसमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेंसरी असेसमेंट, ठीक है। तो सेंसरी असेसमेंट में हमारे पास कितनी चीज़ है? सेंसरी असेसमेंट, ठीक है। इसमें 3 चीज़ के असेसमेंट है, ठीक है। तो इसमें है एक्सटीरियर मतलब बाहर, एक्सटीरियोसेप्टिव असेसमेंट नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है प्रोप्रियोसेप्टिव। क्या है? प्रोप्रियोसेप्टिव असेसमेंट। और नंबर 3 हमारे पास है कॉर्टिकल की मतलब है लोकल, ठीक है, कॉर्टिकल। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए कि एक्सटीरियोसेप्टिव में हमारे पास क्या है? एक्सटीरियोसेप्टर के मतलब है सुपरफिशियल। क्या है? सुपरफिशियल। प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब है डीप, इसमें प्रेशर, टच वगैरह। और कॉर्टिकल में हमारे पास इसमें 2 चीज़ें आती है, 3 स्टीरियोजेनेसिस और दूसरा हमारे पास उसमें है ग्रेफिस्थीजिया और तीसरा भी एक चीज़ है उसमें ये वगैरह आता है, ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अपने आप को एक्सप्लेन किया। यह एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन, सुपरफिशियल लाइट टच, सुपरफिशियल पेन एंड टेम्परेचर, ये एक्सटीरियोसेप्टिव हो गया। प्रोप्रियोसेप्टिव में हमारे पास क्या है? मोशन, पोजीशन और वाइब्रेशन, ये 3 चीज़ यार है। PMV, पोजीशन, मोशन एंड वाइब्रेशन। और इसके साथ कॉर्टिकल सेंसेशन में स्टीरियोजेनेसिस हमारे पास क्या है, ठीक है। स्टीरियोजेनेसिस हमारे पास विदाउट एड्स, विदाउट विजुअल एंड विदाउट हेयरिंग, हम कोई चीज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं ऐसे टच के ज़रिए, तो उसको कहते हैं स्टीरियोजेनेसिस, ठीक है। ग्रेपिस्थीजिया किस चीज़ को कहते हैं? ग्रेपिस्थीजिया इस चीज़ को कहते हैं कि हम टच करके कोई इसकी स्किन पर वगैरह जो कुछ चीज़ें लिखते हैं और वो फाइंड कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रेपिस्थीजिया। और डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी है। डिस्क्रिमिनेशन 2 चीज़ों के मतलब डिफरेंशिएशन टच के ज़रिए कि हम ये है और डिस्क्रिमिनेशन के मतलब डिफरेंशिएशन मालूम करना। तो ये हमारे पास क्या है? कॉर्टिकल सेंसेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अभी ये थोड़ा बहुत कुछ यहाँ एक्सप्लेन हुआ है। एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन में हासिस द पेशेंट एबिलिटी टू टेक्स एंड दियर लेग्स, आर्म एंड एब्डोमेन, उसमें लाइट टच है कॉटन विस्प के ज़रिए। सुपरफिशियल पेन, तो उसमें सुपरफिशियल पेन ये हमारे पास डल हो गया, शार्प होगा, शार्प उसको बिल्कुल तेज़, और डल थोड़ा सा ये ज़्यादा जगह में होता है, ठीक है। टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड है, तो ये एक्सटीरियोसेप्टिव सेंसेशन है, ठीक है। अब एबनॉर्मल फाइंडिंग ये जल्दी पढ़ते हैं। एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया एब्सेंस ऑफ टच सेंसेशन इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। हाइपो मतलब डिक्रीज, हाइपर मतलब इंक्रीज ऑफ टच। पेरिस्थीसिया टिंगलिंग, बर्निंग और पिकिंग को कहती है। डेस की मतलब डिसस्थीसिया मतलब एबनॉर्मल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, बर्निंग और टिंगलिंग मतलब एबनॉर्मल इंटरप्रिटेशन, सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करता। अब पेन की बात, एनाल्जेसिया एंड सेंसिटिविटी टू पेन, पेन को सेंसिटिव ना हो तो उसको एनाल्जेसिया के। हाइपो मतलब कम और हाइपर ज़्यादा सेंसिटिव टू पेन, तो ये हमारे पास एबनॉर्मल फाइंडिंग है। अब प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, तो उसमें मोशन एंड पोजीशन है। मूव द पेशेंट फिंगर टू अप एंड डाउन, तो ये क्या है? मूव जो मतलब है कि फिंगर्स या
टूज जो फिंगर है सारी फुट की वो अप या डाउन करना है। नॉर्मल टाइम पेशेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द चेंजेस इन पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ये चेंजेस पॉइंट कर सकते हैं कि ये आपने अप किया, ये अपने आप को डाउन किया। ये जब हम पॉइंट करेंगे तो पेशेंट को कहेंगे कि आप जो है अपनी आंख को बंद करिए, अप डाउन करेंगे वो ये बताएंगे कि अप हो गया डाउन हुआ, तो ये मोशन और पोजीशन शो करता है। ठीक है। वाइब्रेशन यूज ट्यूनिंग फोर्क एंड बोनी प्रोमिनेंस का अगर बजिंग साउंड उसको ट्यूनिंग पे के जरिए सुनाई देता है तो उसका मतलब वो वाइब्रेटरी ठीक है, और नहीं तो प्रॉब्लम है। तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन है। हमें सिर्फ ये बताएं कि टेम्परेचर क्या है, एक्सटीरियोसेप्टिव है, मोशन क्या है, प्रोप्रियोसेप्टन है, पोजीशन क्या है, प्रोप्रियोसेप्टन। हमें ये याद होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे एग्जाम में आता है। ठीक है। कॉर्टिकल स्टीरियोजेनेसिस, ग्रेपिस्थेसिया और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है। अब हम आते हैं क्रेनियल नर्व की तरफ। कौन सी चीज़ की तरफ? क्रेनियल नर्व की तरफ। तो क्रेनियल नर्व यहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये स्लाइड अगर ओनली वन ऑफ द टू एथिलेट, ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है निमोनिक्स है, ये स्लाइड में भी है, ये आप लोग याद करिए। ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या क्या है। यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले जो हमारे पास नर्व है, एक एक मैं लिखता हूँ। ठीक है। 1 2, तो याद रखिए कि हमारे पास क्या है, टोटल क्या है हमारे पास, ये 12 पेयर ऑफ नर्व है। क्या है? 12 पेयर। ठीक है। 7 8 9 और ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। ये 12 पेयर ऑफ नर्व है। ठीक है। सबसे पहला जो पेयर है उसका नाम क्या है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ये है अल्फैक्टरी नर्व। ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास है वो है ऑप्टिक नर्व। और तीसरा नंबर पर है वो है ओनली, तीसरे नंबर पर जो हमारे पास नर्व है वो है ऑक्यूलोमोटर। क्या है? ऑक्यूलोमोटर। नंबर 4 पे जो नर्व है वो है हमारे पास ट्राइजेमिनल। ठीक है। ट्राइजेमिनल हमारे पास क्या है, यो ट्रॉक्लियर। 4 पे ट्रॉक्लियर है और 5th पे ट्राइजेमिनल है। ठीक है। ट्राइजेमिनल। 6 पे है एब्ड्यूसन। ठीक है। एब्ड्यूसन नर्व। नंबर 7 पे है हमारे पास स्पेशियल। नंबर 8 है एकॉस्टिक या जो सुनने वाले। नंबर 9 पे है हमारे पास वो है ग्लोसोफेरिंजियल। क्या है? ग्लोसोफेरिंजियल। नंबर 10 पे है वेगस। नंबर 11 पे है स्पाइनल या एसेसरी। और नंबर 12 पे हमारे पास है हाइपोग्लोसल। ठीक है। हाइपोग्लोसल। तो ये हमारे पास नर्व है और हर एक नर्व की एक एक काम है। ठीक है। अल्फैक्टरी जो है ये इसका काम क्या है? स्मेल। क्या काम है इसका? स्मेल। ऑप्टिक जो है वॉच, देखना। ठीक है। ऑक्यूलोमोटर है सर्कुलर मोशन ऑफ द आई। क्या? सर्कुलर मोशन ऑफ आई की जो सर्कुलर मोशन है, ये लेट सपोज आई है, ये उसमें क्या है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है। अब नंबर 4 ट्रॉक्लियर नर्व जो है हमारे पास, ये है आफर आई की आफर और लोअर, आफर एंड लोअर जो मोशन है ऊपर करता है या नीचे की तरफ। तो ये है हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व। नंबर 5 पे हमारे पास है ट्राइजेमिनल। कौन सा नर्व है? वो है ट्राइजेमिनल। ठीक है। तो ट्राइजेमिनल 3 चीज़ें है, उसमें है आई है और मैंडिबल, और ये आई में जो 3 चीज़ों की काम करता है। ठीक है। और पेस भी थोड़ा सा बहुत कुछ। एब्ड्यूसन ये आई की मोशन करता है लेकिन लेटरल। क्या? लेटरल आई की मोशन, ऐसी और वैसी। ठीक है। फेशियल ये पेस पे ज़्यादातर जो चीज़ चेंजेस आती है जो फेशियल नर्व के जरिए। और इसके साथ एक और चीज़ ये टंग पे भी इफेक्ट करता है, टंग की 2/3 पार्ट। ठीक है। एकास्टिक ये जो है ये सुनने के लिए ये एयर में फंक्शन अपना शो करता है। ठीक है।
ग्लेसोपेरेंजल, ग्लोसोपेरेंजल जो है ये भी हमारे पास क्या है, टोंग में है, लेकिन टोंग में कितना, सॉरी, ग्लेसोपेरेंजल जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, जो हमारे पास स्टर्नम है और उसके यहाँ जो बोन है वहाँ की जो मोशन है वो ग्लेसोपेरेंजल नर्व करता है, ठीक है। वेगस नर्व टोटल लोअर एब्डामिन तकरीबन टोटल जो है वो कंट्रोल करता है लोअर एब्डामिन, ठीक है। और एसेसरी में हमारे पास क्या है, जो दो जो नर्व्स है एसेसरी, मतलब कि ये भी हमारे पास, ये थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करते आते हैं, ठीक है। और हाइपोग्लोसल ये टोंग की जो है ये मोशंस कराते हैं 2/3 पार्ट, 1/3 सॉरी 2/3 पेशियल में है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये मुख्तलिफ किस्म की नर्व्स है। थोड़ा सा अब यहाँ तो स्लाइड में हमारे पास क्या है ये है एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। ये नर्व है, ठीक है, अल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, पेशियल, ऑडिटरी, ग्लेसोपेरेंजल, वेगस एंड स्पाइनल एसेसरी। ये बात याद रखिए कि सेंसरी कौन कौन सी है, तो सम से मेरी मनी बट माय ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोस्ट, ये फार्मूला याद रखिए। सम से मेरी मनी, तो इसका मतलब है कि जब एम आता है तो उसका मतलब है मोटर, और बी भी आता है, वो सेंसरी और मोटर दोनों, और एस का मतलब है सेंसरी, ठीक है। ये स्लाइड में अब इसका क्या क्या फंक्शन है, अल्फेक्शन है, विजन है, आई बॉल मसल्स, ट्राइजेमिनल में हमने पढ़ा कि ट्राइजेमिनल 3 चीज़ के काम कर रहा है, उसमें है फेस, ओरल एक्टिविटी एंड मसल मिस्टिकेशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि मैंडिबल है तो उसमें मिस्टिकेशन है, और ठीक है, तो ये और पेस है, और ये ओरल कैविटी वगैरह सब कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आई उसमें नहीं है, ये ट्राइजेमिनल में, ठीक है। और एब्ड्यूसन, आई बाल मसल, ये हमने पढ़ा। पेशियल में हमने भी पढ़ा कि मसल पेशियल, वेस्टिबुलर कोकर, एडिशन एंड इक्विलिब्रियम, ग्लेसोपेरेंजल सॉरी ये टांग में है, ग्लेसोपेरेंजल क्या है, टांग वाले है, ठीक है। वेगस विसरा है, और एसेसरी स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है, हाइपोग्लोसल भी टांग है। तो एसेसरी जो है ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है, और ये जो ग्लेसोपेरेंजल है ये मतलब है कि टांग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप लोग देख सकती है, ठीक है। अब हम अल्फैक्टरी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसमें सबसे पहले है अल्फैक्टरी में आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आई, सबसे पहले आई को क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। और आई को क्लोज करना है, उसको दिखाना है कोई चीज़, उसको सूंघना है कि वो जो है ये सूंघे, और फिर बताएंगे कि इस चीज़ की जो है मतलब है कि स्मेलिंग है, ठीक है, स्मेल है। तो अगर स्मेलिंग उन्होंने ठीक कहा तो ठीक है, अगर नहीं कहा तो इस डिजीज़ को कहते हैं एंसोमिया। एंसोमिया का मतलब है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। दूसरा नंबर नर्व जो है ऑप्टिक, तो ऑप्टिक में हम 3 चीज़ें सीखते हैं, विजुअल एक्यूटी, विजुअल फील्ड और फंडोस्कोप। विजुअल एक्यूटी हम इसके जो रिजोल्यूशन पावर देखते हैं, फील्ड कितनी हद तक देखते हैं, ठीक है, और फंडोस्कोप जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, तो ऑप्टिक नर्व हम ऐसे चेक करा सकते हैं, ठीक है। अकुलोमोटर हम ऐसी चेक करेंगे कि हम कार्डिनल गाज है वगैरह, ये सर्कुलर फॉर्म में हम जो है वो रोटेट करेंगे। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अकुलोमोटर, ये लेट सपोज हमारे पास एक आई है, ठीक है, ये क्या है, आई है। ये हमारे पास क्या है, एक बॉल है। तो यहाँ हमारे पास गाज है, ये मैं ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ये रोटेट करूँगा, तो ये जो आई है वो भी सर्कुलर फॉर्म में ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये अकुलोमोटर नर्व हमारे पास क्या होंगे, एंटेक होगी, मतलब टीक होंगे, ठीक है। ट्रॉक्लियर, तो ट्रॉक्लियर बी कार्डिनल सेंड, वो हम ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, ट्रॉक्लियर ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ आएंगे। तो ये जो आई बॉल्स है वो ऊपर जाएंगी और नीचे आएंगी, तो ये हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व क्या है, टीक है, फिर टीक होंगे, ठीक है। इसके बाद ट्राइजेमिनल, तो ट्राइजेमिनल हमारे पास क्या है, हम जो टेम्पोरलिस मसल है, मस्टर मसल है, और टोंग की जो ब्लेड है वो सब क्या करेंगे, जो टेम्पोरल और मेसिटर मसल्स ये दोनों पालपेट करेंगे, ठीक है। अगर पालपेट हुआ और टच सेंसेशन उसको फील हुआ तो ट्राइजेमिनल नर्व ठीक है, ठीक है। बेट डाउन एंड टोंग ब्लेड, और ये भी चेक करेंगे। सेंसरी ये कैसे होंगे, क्लोज, हम उसको कहेंगे कि आप अपनी आई को क्लोज करें, ठीक है। और
3 सेंसरी एरिया फिर ट्राइजेमिनल नर्व की जो काटन है वो हम मतलब टच करेंगे। शार्प, डल, टेम्परेचर और हार्ट कोड ये सब वो कहेंगे कि हार्ट है, ये कोल्ड है, ये शार्प है, ये डल है वगैरह, ये पॉइंट कर सकते हैं ट्राइजेमिनल नर्व अगर ठीक हो। ठीक है, इसके बाद एब्ड्यूसन। एब्ड्यूसन में हमारे पास जो आई है उसमें केस आई के सामने हम जो है ये काटन रखेंगे और ये ऐसे करेंगे और ऐसे इस दोनों तरफ, तो ये हमारे पास क्या होंगे, एब्ड्यूसन नर्व जो है बिल्कुल इंटैक्ट होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, साइड वाइज मोशन। ठीक है, फेशियल नर्व, तो फेशियल नर्व्स में हमारे पास जो है उसमें बहुत सी चीज़ें हम चेक करेंगे। साइमेट्री ऑफ द फेस, मसल्स की जो कंस्ट्रक्शन है फेस की वो हो कंट्रैक्शन, फ्रॉन, रेज आईब्रो, रिंकल फोरहेड, क्लोज आई अगेंस्ट रेजिस्टेंस, स्माइल, शो टीथ, वेस्टल, पफ चिक्स। पफ चिक्स हमारे पास क्या है, पफ चिक ऐसे कि हम जो है अपने जो मुंह है वो एयर से भर देते हैं तो उसको पफ चिक्स कहते हैं। ठीक है, तो सारा फेस जो है वो ऐसी तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल फाइंडिंग हमारे पास अगर पेस में है तो उसको कहते हैं बेल्स पॉल्सी। ये बात याद रखिए, फेशियल नर्व नंबर 7 में अगर कोई मसला है तो उसको कहते हैं बेल्स पॉल्सी। ठीक है, बेल्स पॉल्सी। और सेंसरी में तो टेस्ट विद आइज क्लोज्ड। सेंसरी हम कैसे चेक करेंगे, हम उसको कहेंगे कि आई जो है वो क्लोज करें और स्वीट, सोर, बेटर और साल्ट, ये टेस्ट हमें ये दिखा दे सकते हैं। SSBS 3SSB, स्वीट, सोर, साल्टियर, बेटर। एबनॉर्मल पॉइंटिंग अगर लाज ऑफ टेस्ट है इसको कहते हैं एगेजिया। अगर बहुत कम मतलब डायमिनेशन मतलब कम टेस्ट है तो उसको हाइपोगेजिया कहते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट है वो हाइपरगेजिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फेशियल नर्व। ठीक है, इसके बाद एकास्टिक नर्व। एकास्टिक नर्व हमारे पास 2 टेस्ट है उसके लिए। पहले जो है एक नर्व है, एक टेस्ट है उसको कहते हैं वेस्पर टेस्ट, ये उसमें उन्होंने नहीं दिया, हम उसको इसके एयर में 2 वर्ड्स कहेंगे कि 99 42 दासी, लेकिन आहिस्ता स्लो सिर्फ वो उसको सुनाई देते थोड़ा सा। ठीक है, तो वो कहेंगे कि 99 42 या वगैरह सब, तो ये बिल्कुल वेस्पर टेस्ट। ठीक है, अगर वेस्पर टेस्ट में कोई मसला है तो वेबर और रेनी टेस्ट फिर हम करते हैं ट्यूनिंग फोर्क के ज़रिए। ठीक है, तो और इसके साथ साथ हम वर्टिगो की मतलब है चक्कर लाना, तो हमारे पास एकास्टिक नर्व के एक और काम है वो है इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम कराती है। ठीक है, तो अगर एकास्टिक नर्व में कोई मसला है मतलब वर्टिगो आता है मतलब कोई मसला है तो उसका मतलब है एकास्टिक नर्व में प्रॉब्लम है। ठीक है, एक और ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल मैंने ऑलरेडी पढ़ा कि ये हमारे पास क्या है, टोंग और वेगस नर्व, दोनों। वेगस नर्व हमारे पास नीचे वेजरल आर्गन जो है कंट्रोल करते हैं, लेकिन ग्लोसोफेरेंजियल हमारे पास उसमें क्या क्या एग्जामिन करना है, फेलेट, वुल्वा मूवमेंट, गेग रिफ्लेक्स और क्वालिटी ऑफ स्पीच, मतलब है कि कैसे है एबिलिटी टू स्वालो H2O, पानी जो है वो स्वाल कर सकते हैं कि नहीं। और पोस्टीरियर टांग 1/3 पार्ट जो है वो ग्लोसोफेरेंजियल जो है कंट्रोल करता है। नीचे अगले हिस्सा 2/3 जो फेशियल नर्व कंट्रोल करता है और पीछे वाला 1/3 जो है वो ग्लोसोफेरेंजियल कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल की काम। ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी 11, नर्व नंबर 11, उसका मसल क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। हम पेशेंट को कहेंगे कि राइट साइड देखे, लेफ्ट साइड देखें कि और विदाउट फेन जो है वो देख सकते हैं अच्छी तरीके से। जो है जो हेड है वो रोटेट कराते हैं तो उसका मतलब स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल ठीक है और ये नर्व जो है एक्सेसरी नर्व ये भी बिल्कुल ठीक है। हाइपोग्लोसल नर्व, तो हाइपोग्लोसल नर्व भी हम टोंग यूज़ कर सकते हैं और हम पेशेंट को कह रहे हैं कि ला ये 3 टाइम ये इतनी भी हाँ ये वगैरह जो भी हम उसके ये मतलब है कि इसके टोंग चेक करें कि वो मोशन करते हैं कि नहीं, तो ये है हाइपोग्लोसल नर्व नंबर 12। अब हम आते हैं क्रेनियल नर्व हमने पढ़ा, मेंटल स्टेटस हमने पढ़ा, सेंसरी सिस्टम हमने पढ़ा। अब हमारा चौथा काम है वो मोटर सिस्टम। क्या है, मोटर सिस्टम। तो मोटर सिस्टम में हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व, गेट एंड पोस्चर, बैलेंस, वॉक, हील टू टू ऑलरेडी हमने इस वीडियो में पहले पढ़ा कि हील टू का क्या मतलब है, वॉक ऑन हील्स, स्टैंड ऑन 1 फुट, होपिंग, डीप नी बेंड, मसल टोन, मास, इनवॉलंटरी मूवमेंट एंड मसल स्ट्रेंथ 0 to 5 स्केल। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा कि मसल स्केल कैसे है, पुअर है, फेयर है, गुड है, नॉर्मल है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। इनवॉलंटरी मूवमेंट हम देखेंगे, ट्रिमर्स, टिक्स, स्पाज़म, माइक्लोनिक्स, ये सारा हमारे पास जो है सीजर में होती है। ठीक है,
तो ये देखेंगे, ठीक है। नोट द इनवॉलंटरी मोमेंट इन रिलेशन टू पोस्चर के साथ देंगे, पोस्चर कैसा है, एक्टिविटी कैसा है, फटीग है कि नहीं, इमोशन या अदर फैक्टर वगैरह। ये हमारे पास क्या है, मोटर रिस्पांस। मोटर रिस्पांस असल में क्या है, जो हमारी बॉडी जो रिस्पांस देती है किस चीज़ में, उसको कहते हैं मोटर रिस्पांस। शिवरिंग आती है नहीं, ये ट्रेमर्स, माइक्लॉनिक स्पाज्म है, ट्रेमर, ये वगैरह, ये सब क्या है हमारे पास इनवॉलंटरी, ये इनवॉलंटरी मोमेंट में भी आते हैं और मोटर रिस्पांस में भी आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है टर्म्स टू डिस्क्राइब मोमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, प्रोनेशन, सुपेशन, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सरकमडक्शन, इन्वर्जन, इवर्जन, रोटेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये ऑलरेडी पहले चैप्टर में डिस्कस हुआ है, ठीक है। अब हम कोरेबुलर फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, स्टेशन, गेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास अब है सेरेब्रल फंक्शन टेस्ट, तो इसके लिए कौन सी टेस्ट है वो हम एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेस्ट है वो है प्रोनेटर टेस्ट। प्रोनेटर टेस्ट क्या है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन कराता हूँ, ठीक है। प्रोनेटर टेस्ट क्या है, प्रोनेटर टेस्ट ये है कि हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी जो आई है वो क्या करें, ओपन करें, ठीक है। और ये हम कहेंगे कि ऐसे हाथ जो है ऐसे रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये ऐसे वैसे करें, ठीक है। इसको कहते हैं सुपिनेशन, प्रोनेशन। ये क्या है, ये है हमारे पास प्रोनेशन, ये है सुपिनेशन। प्रोनेटर, तो इसके कहते हैं प्रोनेटर टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है 20 सेकंड के लिए हम ये टेस्ट जो है ये कराएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेशन टेस्ट। क्या है कोऑर्डिनेशन टेस्ट, तो कोऑर्डिनेशन टेस्ट हमारे पास ऐसे है कि हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने जो आई है वो क्लोज करे, कोई या ओपन करे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो फिंगर है ये हम जो है नोज़ की जो हेड है, ये हमारे पास जो नोज़ है, ठीक है, नोज़ है, इसके हेड पे रखेंगे, ठीक है, एक हाथ की, फिर वो रिमूव करेंगे दूसरी हाथ की, ये पहले एक हाथ की, फिर वो रिमूव करेंगे दूसरे, फिर एक, फिर दूसरे, फिर एक, दूसरा, ये चेंज करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और थोड़ा सा हाई स्पीड में तो हमें पता चलेगा कि ये कोऑर्डिनेशन ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर वो नोज़ की जो हेड है वो टच करता है, इसका मतलब है कि ठीक है, ठीक है। नंबर 3 है रैपिड रिथमिक अल्टरनेटिंग मोमेंट। रैपिड रिथमिक अल्टरनेटिंग मोमेंट हमारे पास ये है कि बंदा जो है वो नीचे बैठ होगा और यह जो हाथ है वो दोनों ये अपनी टाई पे रखेंगे, ठीक है, टाई यह पोजीशन पे रखेंगे, कोई मसला नहीं। और ये वो ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कि अगर ये प्रॉपर कहे, पहले आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, फिर स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। अगर इसमें कोई मसला आ गया तो मतलब है कि मसला है, और मसला नहीं आया तो इट्स मीन्स कि वो इंटैक्ट है और बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेरेब्रल फंक्शन की कुछ थोड़ी सी टेस्ट थी, ठीक है। हैव द पेशेंट एक्सटेंड द आर्म आउट इन फ्रंट विद द फॉर 20 सेकंड, ऑब्जर्व फॉर डाउनवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ इन आर्म, दिस शुड बी नो डाउनवर्ड। और हमारे पास यहाँ जो प्रोनेटर ड्रिप का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऐसा प्रोनेटर ड्रिप है, प्रोनेटर, तो ऐसे हाथ होंगे और ये नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रोनेटर ड्रिप टेस्ट में। और ये नोज़ वाली फिंगर टू नोज़ टेस्ट ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, ठीक है। और इसके बाद ये ऑलरेडी रैपिड रिथमिक अल्टरनेशन मोमेंट, ये हम भी ऑलरेडी हमने पढ़ा। फिर अब हम पढ़ते हैं मोटर स्किल्स। तो उसमें क्या है, फिंगर टू फिंगर टेस्ट। तो फिंगर टू फिंगर टेस्ट तो बहुत इजी है। ये कैसे है, हमारे पास इसमें पेशेंट की जो आइज़ है वो ओपन होगी और मोमेंट जो है वो रैपिड होंगी, स्मूथ होगी, एक्यूरेट होंगी। ये आप लोग कहेंगे कि फिंगर टू फिंगर टेस्ट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये कि एक हाथ की दूसरे हाथ के साथ फिंगर्स और आई ओपन के साथ ये बिल्कुल मतलब है कि बिल्कुल मोमेंट्स एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है फिंगर टू नोज टेस्ट। तो फिंगर टू नोज टेस्ट का हमारे पास क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि फिंगर और नोज में जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक है कि नहीं, वो हो ये भी वो आई क्लोज्ड होगी इसमें, ठीक है। ये बात याद रखिए, पर्सन आई विल बी क्लोज्ड। और हील टू शीन, शीन हमारे पास किस चीज़ को कहते हैं, टीबियल बोन को शीन कहते हैं इस जगह को। तो हमारे पास पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन पे होगी या सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में होगी। शुड मूव हील फ्रॉम नी अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन में स्ट्रेट लाइन में ये मूवमेंट करेगा, अगर स्ट्रेट लाइन में ठीक है, अगर स्ट्रेट नहीं है तो इरेगुलर डिविएशन है। तो ये तीन चीज़ ही फिंगर टू नोज एंड
हील टू शीन। तो ये कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल में एक्यूरेसी ऑफ मूवमेंट्स शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं रोमबर्ग टेस्ट। तो रोमबर्ग टेस्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पेशेंट जो है वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, क्या होगा, स्टैंड कराएंगे पेशेंट। फिर उसकी जो आई है, आई वो क्या करेंगे, क्लोज्ड, क्या करेंगे, क्लोज्ड। और हम कहेंगे कि हाथ दोनों को ऐसे खुला रखिए, ठीक है। जब वो आई क्लोज्ड करेंगे तो ये पोजीशन मेंटेन, अगर पोजीशन वो मेंटेन करता है तो रोमबर्ग टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर मेंटेन नहीं करता, पोजीशन मेंटेन नहीं करता, एक या दो स्टेप वगैरह लेता है, तो इट्स मीन रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। और इस पेशेंट ये कितने टाइम के लिए करेंगे, ये 20 सेकंड्स के लिए, ये एमसीक्यूज के लिए 20 सेकंड के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बात हमने की। तो ये हमारे पास क्या है, रोमबर्ग टेस्ट है, ठीक है। तो ये भी हम करा सकते हैं, ठीक है। तो रोमबर्ग है द पर्सन स्टेट विद आर्म, ये बैलेंस के लिए इक्विलिब्रियम कराती है, ठीक है। एट साइड एंड फीट टुगेदर है पर्सन फॉर्म इनिशियली आइज ओपन एंड देन विद आइज क्लोज एंड प्रियॉन पॉल्स। ये बात है कि इसमें इजाबी बात नहीं है। बैलेंस इक्विलिब्रियम तो ये हमने पढ़ा। ओके, हम अब बात करेंगे रिफ्लेक्सेस के हवाले से, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस हमारे पास दो तरह के रिफ्लेक्सेस है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। रिफ्लेक्सेस एक है सुपरफिशियल और एक है डीप रिफ्लेक्सेस। क्या है, एक है सुपरफिशियल और दूसरा है डीप रिफ्लेक्सेस। सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल में हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल में हमारे पास है एक है ब्रेकियल, तो एक है बाइसेप, क्या है, बाइसेप्स, एक है बाइसेप, दूसरा है हमारे पास ब्रेकियोरेडियल, ठीक है, ब्रेकियोरेडियल। नंबर 2 क्या है, ब्रेकियोरेडियल। नंबर 3 हमारे पास है पेटिला भी। और नंबर 4 है जो हील वाली और वो है, इसके साथ साथ है एक्लिस, ACHILLS, एक्लिस ये है, ठीक है। अगर हम बात करें सुपरफिशियल की, तो सुपरफिशियल में हमारे पास है, सॉरी ये थी डीप, सारा मिस्टेक किया यार, ये क्या है, डीप रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, डीप। और सुपरफिशियल में हमारे पास जो है वो है एब्डोमिनल है, फ्लेंटर है और क्रीमेस्ट्रिक है। क्या है, एब्डोमिन, दूसरा है प्लेंटर और लास्ट वन जो है क्रीमेस्ट्रिक जी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे बाइसेप की, क्या, कौन सी चीज़ की, बाइसेप की। तो बाइसेप रिफ्लेक्स हमारे पास कैसे, बाइसेप रिफ्लेक्स हमारे पास ये है कि हम जो अपने जो एल्बो है, क्या, एल्बो वो हो 90 डिग्री एंगल पे ऐसे रोटेट करेंगे, कौन सी, ये 90 डिग्री एंगल पे ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। और यह जो है टेंडन जो है वो हम ऐसे जो है लेफ्ट जो हैंड है उसमें ये रखेंगे, ठीक है। और यह भी हम थ्रो रबर जो हैमर है वो इससे हम ये स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सेस शो करेंगे, वो है बाइसेप, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ब्रेकियोरेडियल, क्या, कौन सी, ब्रेकियोरेडियल। तो इसमें हम जो हमारे पास जो है सीमी प्रोनेटर पोजीशन पे हैंड होगा, सीमी प्रोनेटर के मतलब ये कि ऐसी पोजीशन है, ठीक है, ये है सीमी प्रोनेटर, ठीक है, ऐसी प्रोनेटर है और ये सीमी प्रोनेटर है, ठीक है। और ये भी हम जो है ये थोड़ा सा रेस्ट से ऊपर, तकरीबन रेस्ट से 2 to 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रेस्ट से ऊपर, वहाँ पे हम जो हैमर है वो स्ट्राइक करेंगे और हमारे पास ये रिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है।
तीसरा नंबर पर जो हमारे पास जो है पेटिला है, क्या है? पेटिला। तो इसकी रिफ्लेक्सिस कैसे होंगी? सॉरी, पेटिला की रिफ्लेक्सिस कैसे होंगी? ठीक है, तो हमारे पास पेटिलर रिफ्लेक्सिस कैसे है? तो पेटिलर रिफ्लेक्स हमारे पास ऐसे होंगी कि हमारे पास ये लेट सपोज क्या है? नी है, ठीक है, ये क्या है? नी है, ठीक है, ये ऐसे रखेंगे। ये बैठने से भी करा सकते हैं, कोई ऊपर से कोई चीज़ जगह पे ये बंदा आप बैठ सकेंगे। और ये जो पेटिला है ये क्या करेंगे? स्ट्रेक करेंगे, ये हमारे पास क्या होंगे? रिफ्लेक्सिस शो करेंगे, ठीक है, ये है पेटिलर रिफ्लेक्सिस। बाइसेप, ब्रैकियोरेडियल, पेटिला ये चीज़ होगी, ठीक है। एकिलिस रिफ्लेक्स से ये लेट सपोज हमारे पास क्या है? ये पुट है, ठीक है, ये थोड़ा सा ये क्या है? हील, ठीक है, ये हील है। यहाँ पे ये पीछे साइड से ये वैसे स्ट्रेक करेंगे और ये हमारे पास यहाँ रिफ्लेक्सिस शो करेगा। ये क्या है हमारे पास? ये एकिलिस रिफ्लेक्स है। इसमें सुपरफिशियल, ये सब क्या है? सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस है। एक और सुपरफिशियल रिफ्लेक्स ट्राइसेप में हमारे पास ये भी हम एल्बो के रीजन से करेंगे। क्या? एल्बो के रीजन से। लेकिन यहाँ जो बाइसेप है वहाँ पे हमने यहाँ पे ये 90 एंगल पे यहाँ स्ट्रिक्टली हम ये जो बोन है या ये जो कोलर टेंडन्स है वगैरह ये हम ऐसा पकड़ती थी, लेकिन इसमें हाथ जो है वो हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। और हाथ जो है वो ऐसे ही 90 एंगल पे, ये वैसी 90 एंगल, ये ऐसी 90 एंगल पे हाथ जो है हम छोड़ेंगे और बैक साइड पे यह जो है हम जो है स्ट्रिक करेंगे, हम स्ट्रिक करेंगे हैमर, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्शन शो करेगा। और ये हमारे पास कौन सी? ये है बाइसेप रिफ्लेक्स। यहाँ पे हमारे पास प्लेंटर रिफ्लेक्स सिर्फ जो है स्लाइड में दिया गया है। और प्लेंटर रिफ्लेक्स हमारे पास ऐसी है कि ये है, लेट सपोज हमारे पास यह है, ये हमारे पास फुट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी फिंसल के जरिए ऐसे हम ये रिफ्लेक्स करेंगे ये मीडियल लाइन पे। कौन सी लाइन पे? मीडियल लाइन पे। जब हम ये मीडियल लाइन पे ऐसे ही पेंसिल या फिन वगैरह जो है ये मतलब ऐसे टच करते तो ये जो मतलब है ये जो मतलब फिंगर्स है या ये जो टू है ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको कहते हैं प्लेंटर रिफ्लेक्स। और इसको बेबिनिस्की साइन हम बी कहते हैं, बेबिन्स्की साइन। और ये बच्चों में 2 to 3 या आई थिंक 1 ईयर तक ये साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ किस्म के रिफ्लेक्सिस है, ठीक है। तो ये एक वन बाय वन ये थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लेन करते हैं। ब्रैकियोरेडियल 1 to 2 इंच अबाउ द रेस्ट, support the relax either on the left or semi-pronated of your arm, strike above stylated across a few centimeter above rest of the thumb side। ये हमारे पास ब्रैकियोरेडियल, इससे पहले ये वाले क्या है? बाइसेप है, ठीक है। और ये हमारे पास है ट्राइसेप, ठीक है। ये ट्राइसेप P90 एंगल में मैंने कहा कि प्लेक्स है, लेकिन ये यहाँ से रखी, मतलब यहाँ से ये हम जो है यहाँ से मतलब है कि हैंड से ये पकड़ेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारे पास दूसरा वाला कौन सा था? वो बाइसेप वाले जो है ये हम नए ये एल्बो की तरफ जो है ये कराते हैं और ये बैक साइड पे करते हुए फ्रंट साइड पे रिफ्लेक्सेस। ये है पेटिलर रिफ्लेक्स, नी जर्क उसको भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे रिफ्लेक्सेस है। एकिलिस रिफ्लेक्स ये भी हमने एक्सप्लेन किया। बेबिनिस्की, प्लेंटर रिफ्लेक्स ये हमारे पास सुपरफिशियल है और सारी ये डीप है, ठीक है। और सब जो है वो सुपरफिशियल थी। अब डेंटान रिफ्लेक्सिस की ग्रेड क्या है? ग्रेड हमारे पास 0 बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है। ये हमें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर 0 स्कोर है बिल्कुल हमारे पास क्या होंगी? एब्सेंट होगी, ठीक है। अगर 1 स्कोर है तो डाइमिनिश मतलब कि डाइमिनिश बिल्कुल नहीं, लेकिन हाइपो की मतलब कम होगी, ठीक है। अगर 2 स्कोर है तो हमारे पास क्या होंगी? नॉर्मल होगी। अगर 3 स्कोर है तो हाइपर एक्टिव या हाइपर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी 4 स्कोर है, ठीक है। तो ये स्कोर बिल्कुल याद रखिए, 3 तक स्कोर है, ठीक है। और हमारे पास पोर क्या है? पोर बहुत इम्पोर्टेंट है। पोर हमारे पास क्या है? क्लोनस। उसको क्या कहते हैं? पोर वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लोनस, ठीक है। पोर पर जो है उसको कहते हैं क्लोनस ये है कि बार बार फिर रिफ्लेक्शन वो शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी? क्लोनस तक। तो ये थी रिफ्लेक्सिस डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन की ये स्लाइड थोड़ा सा देखिए, ये मुख्तसर सा खुलासा टाइप है, इसकी एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये थी हमारे पास न्यूरोवास्कुलर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले हम हिस्ट्री देंगे। तो हिस्ट्री में प्रेजेंट इलनेस क्या बीमारी है, चीफ कंप्लेंट क्या है, पेन की हम अनसेट, कोर्स ड्यूरेशन, क्वालिटी, एलिवेटिंग फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर, सब कुछ देखेंगे अबाउट पेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हसास मामला है। हार्ट की फटीक देखेंगे, पाल्पिटेशन हमारे पास एरिथमिया को कहते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। पेन देखेंगे, डिस्पनिया देखेंगे, डिस्पनिया डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग कहते हैं, कफ और एक्सरसाइज, ये सब कुछ हिस्ट्री के बारे में हम पूछेंगे। इसके साथ साथ सिनकोपी हमारे पास टेकिकार्डिया होती है, हाइपोटेंशन होती है, ब्रेन तक सही से ब्लड जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब सही नहीं पहुंचता। डिपेंडेंट एडिमा के बारे में, वेट गेन, नॉक्टूरिया, हेमोप्टाइसिस जो है हमारे पास, वोमिटिंग में जो हमारे पास जो ब्लड होते हैं उसको हीमोप्टाइसिस कहते हैं। साइनोसिस जब कलर ब्लू होती है, प्रॉपर जो ऑक्सीजनेशन नहीं होता। तो हमारे पास लंग्स और कार्डियक रिलेटेड जो भी चीज़ें है सब कुछ के बारे में हिस्ट्री में पूछना है, ठीक है। फिर फास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमको मॉर्बिडिटी, नॉन काज जो काज है, ठीक है, प्रीवियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, यूज़ ऑफ ड्रग, रिक्रिएशनल ड्रग यूज़, हर्ब्स वगैरह जो भी है उसके बारे में हम पूछेंगे, और एलर्जीज़ के बारे में। ये पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ चीज़ ही नहीं है, लेकिन ये सब कुछ में सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कार्डियक से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक और किडनी डिजीज़, क्योंकि हाइपरटेंशन भी हार्ट से रिलेटेड है, डायबिटीज़ हमारे पास जो है ये रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के, और इसके साथ साथ ये वास्कुलर डिजीज़ में भी प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी वगैरह सब कुछ काज कर सकते हैं। स्ट्रोक भी हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। किडनी डिजीज़ भी इससे मिलता जुलता है, मतलब रिलेटेड है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे। साइकोसोशल हिस्ट्री में इसके में आपको फैशन देखेंगे कि आप बैठते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज कराती है, एथलीट्स है, क्या है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में देखेंगे, एजुकेशन है नहीं, स्ट्रेस टॉलरेंस, क्या स्ट्रेस लेते हैं कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेस हमारे पास हाइपरटेंशन का असर, वो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम काज करते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म देखें, मैरिटल स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैरिटल स्टेटस के बारे में साइकोसोशल देखेंगे, ठीक है। और हेल्थ हैबिट्स, ड्रग्स, स्मोकिंग एटसेट्रा, इसके बारे में पूछेंगे। हार्ट की फिजिकल असेसमेंट अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम जनरल असेसमेंट देखें कि हार्ट कैसी है, इसके वॉल्स कैसी है, इसकी लोकेशन कैसे है, स्टर्नम में कैसे है, कार्डियोमेगेली तो नहीं है, जनरल असेसमेंट, ठीक है। हाँ, फिर बीपी देखेंगे, हाइपरटेंशन, सीवियर मॉडरेट जो भी है, ठीक है। फिर आर्टीरियल फोर्सेस देखेंगे, वो ऑलरेडी हमने पहली ही यूनिट में डिस्कस की है इस वीडियो में। जेवीडी के मतलब है जुगुलर वेन डिस्टिंक्शन देखेंगे, ये जाहिर से हम दिखाई देंगे। या फिर फिजिकल असेसमेंट, ये इंस्पेक्शन में भी हम करा सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और कल्टेशन, ये चारों की जो टेक्निक है ये हम यूज़ करेंगे, और एडेमा भी हम देखेंगे, ठीक है। जनरल अपीयरेंस की देखेंगे, पेशेंट की पोजीशन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, रेस्टलेस है कि नहीं है, क्वेट है कि नहीं, फेलर मतलब कलर चेंज हुआ है कि नहीं, फेल कलर है, येलो कलर है, कैसा है, ठीक है। साइनोसिस देखना है, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह देखेंगे। इसके जो GCS स्केल भी हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। चेस्ट पेन, अगर चेस्ट पेन है तो उसमें क्या क्या हो सकती है, ठीक है। चेस्ट पेन कौन सी वजूहत की वजह से हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम तो होगी, वास्कुलर प्रॉब्लम होगी, इसमें कार्डियक करोनरी आर्टरी भी हो सकती है, और आयोटा भी हो सकती है, आयोटिक एन्यूरिज्म हो सकती है, आयोटिक बल्जिंग हो सकती है। इसके साथ साथ पल्मोनरी प्रॉब्लम हो सकती है, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, GIT आप प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, आपको पता है यहाँ जो पोजीशन है वहाँ पे हमारे पास लंग्स भी है, हार्ट भी है, और स्टमक भी है, ठीक है। तो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास क्या है, हार्ट है, क्या है, हार्ट है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे क्या है, स्टमक है, J शेप स्टमक है, ठीक है। और इससे पीछे क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक ही जगह आ गया। इसके साथ साथ लंग्स के साथ हाँ क्या है, उसको रह के आर्टरी, और यहाँ पे क्या है, आर्टरीज वगैरह, वेन वगैरह आई है, ये लंग्स तक भी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम। एक और चीज़ यहाँ पे नर्व्स भी आए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नर्व्स भी आए हैं, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ऊपर से आप देखेंगे तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, रेब्स है,
क्या है, रेब्स है, तो कार्डिक प्रॉब्लम है, और रेब्स है और इसके साथ साथ मसल्स भी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ अगर आप देखें तो नीचे प्रीनिकनर वगैरह ये सब कुछ आ सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर पेन है यहाँ पे तो ये सब कुछ हो सकती है, ठीक है। कार्डिक, वास्कुलर, पल्मोनरी, गैस्ट्रो, न्यूरल, मस्कुलोस्केलेटल और इमोशनल, ये चेस्ट पेन अगर है तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर चेस्ट पेन के आप एट्रीब्यूट्स करते हैं तो सबसे पहले PQRST, पी के मतलब है प्रोएक्टिव फेलेटिव फैक्टर्स, कि कौन सी चीज़ से मतलब प्रोएक्टिव होती है और कौन से पेलेटिव होते हैं। क्वालिटी देखेंगे, रीजन देखेंगे, सेवियरिटी देखेंगे और टाइमिंग, कितने टाइमिंग के लिए और कहाँ कौन सी टाइम पे ये आता है, ठीक है। तो अगर चेस्ट पेन है तो ये एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए, ठीक है। एंजाइना, एंजाइना की पी से क्या मतलब है, पी से मतलब है पेन नहीं, पी से मतलब पेन है, लेकिन हम देखेंगे कि एक्सर्शन ऑफ पेन क्या है। एक्सर्शन सस्टेन बिफोर पेन, लेग इमोशन, ईटिंग, कोल्ड, सबसाइड विद रेस्ट, नाइट्रोग्लिसरीन। तो हम पेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि रेस्ट के साथ ये एलिवेटेड होती है या कम होती है, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ क्या होते हैं, इमोशन के साथ क्या ये कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन कम होते हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मतलब है स्क्वीज, स्क्वीज इसकी जो आप लोगों को पता है क्रशिंग या स्क्वीजिंग ये पेन की टाइप्स है, ठीक है। हार्ट की जो पेन है तो वो स्क्वीजी या क्रश वगैरह ये हैवी, स्ट्रेंगल और टाइप की पेन है, ठीक है। तो ये क्यों, आर से मतलब है रेडिएट। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एंजाइना की पेन है तो ये रेडिएट होते हैं, कहाँ रेडिएट है, शोल्डर, जॉज, नेक में वगैरह, ये सब बैक साइड पे ये डिफ्यूज़ होता है, रेडिएट हो सकते हैं, ठीक है। और एस का मतलब है मेल्ट सवियर, तो ये सवियर पेन होता है, ठीक है। तो ये एंजाइना की ये बारे में थोड़ा बहुत आप कुछ को PQRST से पता चलेगा। और टी से मतलब है कि टाइम, तो एपिसोडिक भी हो सकती है, सीजर, और ड्यूरेशन 2 to 3 मिनट्स भी हो सकती है, लेस देन और ग्रेटर देन 10 मिनट्स भी हो सकती है, ठीक है। तो PQRST से आप लोग एंजाइना का जो है ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब कि पॉइंट कर सकते हैं। फिर एक्यूट MI था, फिर एक्यूट MI हमारे पास है तो उसमें स्टडी डीप पेन होगी, ठीक है। और ये 20 मिनट से ज़्यादा भी हो सकती है, और ये नाइट्रोग्लिसरीन से मतलब रिलीफ नहीं होता, ठीक है। ये सब कुछ हमारे पास है, चिन में हमने डीप से पढ़ा है, ठीक है। फीलिंग, चेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, क्रशिंग, नाजिया, वोमिटिंग एंड डायफोरेसिस एक्यूट MI में होती है, और हाँ इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें नहीं होती। मैं अकर ट्रेस्ट विद एक्सर्शन ऑफ स्ट्रेस, एंजाइना में नहीं होते और ये यहाँ पे होती है, ठीक है। और ये रेस्ट के साथ ठीक नहीं होता, एंजाइना ठीक होती है, ठीक है अक्सर। फीरी कार्डाइटिस, फीरी की मतलब इन्फ्लेमेशन, कार्डाइटिस के मतलब है इन्फ्लेमेशन, फीरी की मतलब बाहर साइड, तो द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड फीरी कार्डाइटिस। तो डीप कांस्टेंट और फ्लोरोटिक पेन, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन में बी रिलेटेड टू रिस्पायरेशन, तो ये भी ज़रूरी है। इंक्रीज विद कफ, शॉर्ट स्टेविंग, फीवर और रिसेंट इन्फेक्शन, शॉलो ब्रीथिंग, सिटिंग, लीनिंग फॉरवर्ड रिलीफ। अगर लीनिंग फॉरवर्ड हो तो इसके साथ क्या है, रिलीफ होती है फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसके साथ रिलीफ, तो ये बात याद रखिए कि पेरिकार्डियस जो है ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम से बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि फॉरवर्ड और अगर लीन करते हैं तो ये रिलीफ मिलती है, और शॉलो ब्रीथिंग इसमें होती है, फीवर भी होती है क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। शार्प और स्टेबिंग पेन होगा। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत ये एंजाइना है, MI है, फिर कार्डाइटिस है, थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता हो, लेकिन ये हेल्थ AHN में बहुत डीप से हमने पढ़ा है, ठीक है। अब है पाल्पेशन एरिथमिया, पाल्पिटेशन एरिथमिया, ये भी हमने चेन में पढ़ा है। पाल्पिटेशन हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल रिदम है, या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हुआ है या बीट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो ये हमारे पास एरिथमिया होती है, ठीक है। पाल्पिटेशन एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट बीट दैट रेंज फ्रॉम ऑफन अननोटिस्ड बीट्स आर एक्सेलरेटेड हार्ट रेट और वेरी नोटिसेबल चेंजेस मे नॉट बी इंडिकेट सीरियस डिजीज। कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, फीवर, इनीमिया की वजह से, इनीमिया, एंजाइटी, तो ये इन सब की वजह से हमारे पास एरिथमिया हो सकती है। इस कैफीन और टोबैको ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स में हमारे पास अगर टॉक्सिस कोई चीज़ हमने हमारी बॉडी में तो एरिथमिया हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एरिथमिया, तो इसकी ये साइन सिम्टम्स है, ठीक है, और ये इसके वजह से भी हो सकती है, ठीक है।
सिनकोपी ऑलरेडी हमने पढ़ा कि हमारे पास बीपी बहुत ज़्यादा कम होगा और टेकिकार्डिया होगी, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, तो इसमें पेंटिंग होगी, डिजीनेस होगी, और इसके साथ साथ ब्लैकआउट, कार्डियक, मेटाबॉलिक, साइकोट्रिक, न्यूरोलॉजी, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की मतलब है कि पोजीशन के साथ इसके उसमें चेंजेस आ सकती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिनकोपी। नेक्स्ट है फटीग। फटीग मोस्ट कॉमन होगी। फटीग में मतलब है कि लेथार्जी टाइप्स ऐसा फील करना। तो ये फटीग में हमारे पास ये बात याद रखिए, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, मतलब है कि हार्ट से बहुत कम ब्लड जो है निकलेगा बॉडी को, ठीक है। और इसके साथ CHF, कार्डियक हार्ट फेलियर, मेट्रल वाल्व डिजीज़, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एनीमिया और क्रॉनिक डिजीज़। तो ये हमारे पास क्या है, फटीग में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट एडिमा। एडिमा क्या है, तो एडिमा हमारे पास CHF की वजह से, कार्डियक हार्ट फेलियर की वजह से, और वर्स एज डे प्रोग्रेस, डे के साथ ये ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसमें भी होंगी, ठीक है। एडिमा की स्कोर, पोर स्कोर है 1। ये अगर हम स्कूल में एक पार्ट ये पढ़ रहे थे, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, हम ऐसे पढ़ रही थी। 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, +1 स्कोर 2 mm, +2 स्कोर 4 mm, 3 स्कोर 6 mm एंड 4 स्कोर 8 mm, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एडिमा की स्कोर है, ठीक है। और एडिमा के बारे में ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा है कि फिटिंग है, नहीं है, माइल्ड फिटिंग है, मॉडरेट फिटिंग है और सीवियर फिटिंग है, ठीक है। तो हम ऐसे ही एडिमा जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब गाइडलाइन एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले पेशेंट्स शुड कौन सी पोजीशन, क्या इन्वायरमेंटल चीज़ें चाहिए, तो शुड हैव देयर शर्ट ऑफ और वेयर एन एग्जामिनेशन गाउन, या शर्ट ऑफ या गाउन, एग्जामिनेशन की गाउन जो है वो पहनते हुए। फीमेल 9 years old and older should wear a gown with opening in the front। तो 9 year olds या फीमेल है तो उसको गाउन जो है वो वेयर होना पड़ेगा, ठीक है। शुड बी कॉम एंड क्विट्स, खामोशिया होगी, खामोशी होगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पेशेंट, ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार MCQs में आए थे कि कौन सी पोजीशन, 30 डिग्री फाउलर एलिवेटेड पोजीशंस, तो ये याद रखिए, ठीक है। और या एक और पोजीशन, लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस। डिक्यूबिटस असल में जो है प्रेशर अल्सर को, लेकिन लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी, ठीक है। या सेटिंग पोजीशन, लीनिंग फॉरवर्ड आफ्टर फुल एक्सहेलेशन, लीनिंग फॉरवर्ड लेकिन फुल एक्सहेलेशन की बात। तो ये पोजीशन आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। इस पोजीशन पे हम कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट कराते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्लीन होगी, क्विट होगी वगैरह, तो ये हमारे पास क्या होंगे, एनवायरनमेंट। और शुड बी वेल लाइटेड, ये तो है ना। एग्जामिनेशन, 4 किस्म की एग्जामिनेशन होंगे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और लास्ट में स्कल्टेशन। स्कल्टेशन से हम S1 S2 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स, एपिक्स बीट मालूम कर सकते हैं, आयोटिक, पल्मोनरी, ट्राइकप्सट, मेट्रल वाल। ये थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, यानी ये इसकी एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 by 1 हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंस्पेक्शन, पेशेंट की क्या करेंगे, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन कैन बी इंटेंस इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव के मतलब कि सेंसिटिव नहीं होगा, इनसेंसिटिव होगा, ठीक है। उसमें हम क्या, इंस्पेक्शन में हम सिर्फ देखेंगे, ठीक है, टच नहीं करेंगे, पेशेंट कभी टच नहीं करेंगे। और इसकी क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम उसके एपिकल इम्पल्स देखेंगे। एपिकल मतलब हार्ट में, कैरोटिड इम्पल्स नेक में देखेंगे, कैरोटिड आर्टरी देखेंगे नेक में, ठीक है। इंस्पेक्शन बिलो द जस्ट मीडियल टू द एंगल ऑफ द जॉ, वहाँ पे देखेंगे। एसाइमेट्री कैन इंडिकेट राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, तो नहीं है एसाइमेट्री, ये देखेंगे। इंक्रीज इंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट डायमीटर इंडिकेट क्रॉनिक एयर ट्रैपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन देखेंगे, ठीक है। और काइपोस्कुलियोसिस कैन हैव कार्डियोपल्मोनरी इफेक्ट। अगर काइपोस्कुलियोसिस मतलब काइपोसिस दोनों इकट्ठा, काइपोसिस में थोरेसिक वर्टिब्रा, स्कुलियोसिस में लैटरल वर्टिब्रा कर्वेचर होती है, ठीक है। तो ये भी कार्डियोपल्मोनरी इफेक्ट काज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में हम ये देखेंगे काइपोस्कुलियोसिस, क्रॉनिक और या मतलब है एयर टेफरिंग, हाइपर इन्फ्लेशंस, राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, जॉ, कैरोटिड आर्टरी, इम्पल्सिस कैरोटिड वगैरह, ये सब हम देखेंगे। अब हम आते हैं पाल्पेशन की तरफ। तो पाल्पेशन में हम पेशेंट को टच करेंगे, और कैसे टच करेंगे आप
थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सम टाइम वर लुक्ड एंड नॉट ऑलवेज हेल्पफुल, कभी कभार पाल्पेशन हमारे पास हेल्पफुल नहीं है। यूज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द हैंड, हम इंस्पेक्शन में इनसेंसिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे हम मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन हैंड की यूज़ करेंगे, ठीक है। ले द हील ऑफ द राइट हैंड एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर विथ फिंगर टिप्स पॉइंटिंग टू लेफ्ट एक्सिला। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लाइन है, ठीक है, एक्सटर्नल लाइन है। तो यहाँ पे रेप्स होंगी और यहाँ पे रेप्स होंगी। तो हम इस पे ये जो पेशेंट है ये फिंगर जो है यहाँ ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो ये उसका मतलब इसकी तरफ इशारा, ये पिक्चर में भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। ले द हील ऑफ द राइट हैंड इन लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर विद फिंगर टिप्स पॉइंट टू द लेफ्ट एक्सिला। और लेफ्ट एक्सिला ये ऐसे भी करा सकते हैं, ठीक है। ये साइड वाइज साइड पे ये है क्या है, एक्सिला है, ठीक है। तो हम ऐसा करा सकते हैं कि ये जो फिंगर है ये लेफ्ट एक्सिला के नीचे ये ऐसा भी कराती है, ठीक है। यह पिक्चर में आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। पाल्पेट मेट्रल वाल पल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एरिया, ये हम क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे। इसमें क्या मेट्रल वाल पल्मोनरी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिया और एपिकल इम्पल्स और ट्रेल्स कैरोटिड पल्स वगैरह ये सब क्या हम पाल्पेट करेंगे। ये हमारे पास एरिया है, ठीक है। ये जो हमारे पास एक राइट सेकंड इंटरकोस्टल एरिया लेफ्ट, ये बस सिर्फ एरिया है गैस्ट्रिक सब जिफाइड प्रोसेस है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप लोग ऐसा करें कि ये पिक्चर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट पाल्पेशन, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा कि क्या है, ठीक है। तो पाल्पेशन ऐसा करेंगे और यहाँ पे एपिकल पल्स हम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं परकशन की तरफ, ठीक है। एंड में हम अस्कल्टेशन करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं परकशन की तरफ, सॉरी पाल्पेशन दी परकशन इंस्पेक्शन हुआ, परकशन है ऑलरेडी, पाल्पेशन बाद में होंगे, ठीक है। तो परकशन में ऑलरेडी हमने स्टार्ट की है। परकशन हार्ट नॉट कॉमनली डन सिंस द चेस्ट एक्सरे स्टडी। तो ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर हम एक्सरे कराते हैं, कौन सी चीज़, एक्सरे, तो इससे पहले हम परकशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम परकशन करेंगे तो फिर एक्सरे में ये एक्यूरेट मतलब क्लियर जो हार्ट है वो नहीं आएगा। तो इसलिए हम पहले एक्सरे कराएंगे फिर बाद में परकशन करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले एक्सरे करेंगे बाद में हम दूसरी चीज़ करेंगे। परकशन यूजुअली नॉट परफॉर्म फॉर कार्डियक बॉर्डर बट फॉर लंग स्पीड द साउंड विल चेंज फ्रॉम रेजोनेंस। ये बात याद रखें कि हमारे पास जो लंग्स है, क्या है, लंग्स, यहाँ अगर हम परकशन कराती है तो लंग्स पे कौन सा साउंड होगा और हार्ट पे कौन सा साउंड होगा। अगर हमारे पास लंग्स है, क्या है, लंग्स, तो लंग्स पे ये रेजोनेंस साउंड शो करेगा, कौन सी, रेजोनेंस। और अगर हमारे पास हार्ट है, क्या है, हार्ट, तो ये हमारे पास डल साउंड शो करेगा, क्या, डल साउंड होगी। तो ये हम लोगों को याद रखना चाहिए कि डल साउंड और रेजोनेंस साउंड हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है। अपराइट पोजीशन में ये करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं अस्कल्टेशन की तरफ, और इसमें आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ, मुकम्मल रट्टा बेस्ड चीज़ है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ताकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट से बता दूँ कि ऐसा करो वैसा करो। ये बिल्कुल ये चीज़ ये रट्टा करना है, उसमें कोई मतलब है कि आपके साथ कोई ताउन या कोई नरमी नहीं है। क्या है एपेक्स, एपेक्स में क्या है, कौन सी एरिया में है, कौन सी रीजन में, तो 5 लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में, और इसमें मेट्रल, ये मेट्रल एरिया भी है, ठीक है। ये याद रखना है। लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, अगर हमारे सर लेफ्ट है, लोअर है और स्टर्नल बॉर्डर है, या 4 लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, 4 लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, तो इसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल है और सेकेंडरी आयोटिक एरिया है, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन की बात है, ट्राई है और यहाँ 4 है, तो बस याद करें ना, ठीक है। अगर 3 लेफ्ट इंटरकोस्टल है तो हम कहेंगे ट्राइकस्पिड 3rd है, लेकिन ट्राइकस्पिड 4 लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में है, ठीक है।
और सेकेंडरी आयोटिक एरिया बी है। और वैसे आयोटिक एरिया हमारे पास 2 राइट इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, राइट मिडल स्टर्नल बॉर्डर और 2 राइट इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। लेफ्ट मिडल स्टर्नल बॉर्डर या 2 लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में हमारे पास क्या है, पल्मोनरी। राइट साइड पे है आयोटिक एरिया और लेफ्ट साइड पे है पल्मोनरी एरिया लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे आयोटिक एरिया है। और ये कौन सी, मिडल स्टर्नल बॉर्डर पे, ठीक है, इंटरकोस्टल सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिडल स्टर्नल बॉर्डर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, पल्मोनरी एरिया है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, आयोटिक एरिया है, ठीक है। फिर अगर हम हायोटिक सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, पल्मोनरी सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस ऑलरेडी हमने पढ़ा, ट्राइकस्पिड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑलरेडी, मेट्रल फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, 1 सेंटीमीटर मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये अगर हम क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन कराती है, ठीक है। इसके लिए पिक्चर है, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिए। आयोटिक 2 राइट और लेफ्ट में क्या है, पल्मोनिक, सेकंड लेफ्ट में पल्मोनिक है, राइट में आयोटिक है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि फोर्थ में हमारे पास क्या है, ट्राइकस्पिड है और फिफ्थ में हमारे पास मेट्रल है। तो बस याद रखिए। हाउ टू लेसन, ये अब कैसे हम लेस करेंगे, लेसन हम ये कैसे सुनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को टेक्निक बताता हूँ। वो टेक्निक ये है कि सबसे पहले हम जब अस्कल्टेशन करेंगे तो हमारे लिए रेट एंड रेट और इसके साथ क्या है, रिदम, ये 2 चीज़ें बिल्कुल जल्दी क्या करना है, मेजर करना है कि रेट कैसा है और रिदम क्या है। फिर हमारे पास है S1 साउंड, क्या S1 साउंड, ये हमें मेजर करना है, ठीक है, फाइंड करना है। और S1 साउंड को लब साउंड भी कहते हैं, ठीक है, और ये सिस्टोलिक भी है, ठीक है। फिर है हमारे पास नंबर 3, वो है S2 साउंड, क्या है S2 साउंड, ये क्या है, डब साउंड। और ये हमारे पास क्या है, ये है डायस्टोलिक के वजह से ये होती है, ठीक है। इसके बाद जो साउंड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वो क्या है, वो हमारे लिए मरमर साउंड, क्या है, मरमर साउंड। मरमर साउंड में हमारे पास है S3 एंड S4। S4 हमारे पास क्या है, सिस्टोलिक की वजह से है, ठीक है, सॉरी डायस्टोलिक की वजह। S3 हमारे पास क्या है, डायस्टोलिक की वजह से। और ये S3 जो है ये एबनॉर्मल साउंड है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे S4 साउंड की, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टोलिक की वजह से होती है और ये भी हमारे पास क्या है, एबनॉर्मल साउंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पोर साउंड है। S3 एंड S4 को मरमर, लब और डब, S1 S2 और रेट एंड रिदम फाइंड करना है। और ये 2 नॉर्मल एबनॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक में आप लोगों ने पढ़ा। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब हम थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करेंगे। तो जब एक्सप्लेन करते हैं तो स्टार्ट ऑल हार्ट साउंड और जनरली लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, ये बात याद रखिए। लेकिन हमारे पास जो मरमर साउंड है S3 जो है वो भी लो पिच है, लेकिन S4 जो है वो हाई पिच वाली है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिए। एंड डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन एयर टू हेयर, ठीक है। यू मे स्टार्ट अस्कल्टेशन फ्रॉम बेस अप टू एपेक्स from apex to base. Assess rate and rhythm of the beat, concentration initially on sound 1, noting its intensity and variation, the lesser sound 2 per same character, finally less and extra sound for murmur. A lub sound S1 caused by the closure arterio, हमारे पास क्या है, closure of arterioventricular tricuspid and mitral valves. Systole begin with sound A1 and extend to S2, ठीक है। हाई पिच कैन बी लेसन विद डायफ्राम, और हमारे पास S1 जो है ये कौन सी पिच वाली होंगी, हाई पिच वाली होंगी, ठीक है। ये बात याद रखिए, ठीक है। बेस्ट हेड एट द एफेक्स इन लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, एफेक्स में भी अच्छी तरीके से सुनिएगा, ठीक है। टेंस टू बी मोर लो पिच एंड लॉन्ग एज कम्पेयर टू S2। अगर हम S2 के हवाले से करें से ये हम मेजर करें तो S2 के बनिस्बत उसकी पिच लो होंगी और लॉन्ग टाइम के लिए होगी। अगर हमारे पास S2 है तो उसमें उसकी पिच ज़्यादा होंगी और कम टाइम के लिए S2 होंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये डिक्रीज S1, ये कौन सी
जगह डिक्रीज होंगी। तो स्लो वेंट्रिकुलर एजेक्शन, जब वेंट्रिकुलर एजेक्शन होता है तो S1 फिर स्लो होगी, ठीक है। मेट्रल इनसफिशिएंसी है, या हमारे पास इंक्रीज चेस्ट वॉल थिकनेस हुआ है। चेस्ट वॉल थिकनेस कब होगी? जब कार्डियक टेम्पोनेट हमारे पास हार्ट में क्या होंगी, फ्लूइड जमा हो हार्ट वॉल में, तो उसको सॉरी हार्ट जो मेम्ब्रेन है उसमें, तो उसमें भी ये साउंड स्लो होगी, ठीक है। शॉक में होगी, आयोटिक इनसफिशिएंसी और प्लस डिग्री है ये ब्लॉक, सब में हमारे पास S1 क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। फिर इंक्रीज कौन सी? जब हमारे पास कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होंगी तो लाजिम सी है, जाहिर सी बात है कि S1 की साउंड जो है वो इंक्रीज होंगी। या एवी वॉल फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज, तो हमारे पास S1 क्या होंगी, इंक्रीज्ड होंगी, ठीक है। या स्टेनोसिस हुआ है, या बट नो कॉन्जेनिटल मेट्रल स्टेनोसिस, कॉन्जेनिटल मेट्रल स्टेनोसिस में नहीं होता। वैसे स्टेनोसिस में हमारे पास S1 इंक्रीज होती है, लेकिन कॉन्जेनिटल मेट्रल स्टेनोसिस में ये इंक्रीज नहीं होता। ये बात याद रखें MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि कॉन्जेनिटल मेट्रल स्टेनोसिस में हमारे पास S1 इंक्रीज नहीं होता। वैसे S1 हमारे पास इंक्रीज होता है स्टेनोसिस में, मेट्रल स्टेनोसिस में, और S1 इंक्रीज होता है जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो, ठीक है। अब हम डब साउंड की बात करते हैं S2 के। तो रिजल्ट फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा। साउंड 2 लाउडर देन इज साउंड 1 at the base of the heart and is quieter than sound 1 at the apex. Divided into A2 and Phi2, aortic and pulmonary closure sound normally split due to different impedance of systemic and pulmonary vascular bed. Best heard at 2 left intercostal space. ये बात याद रखिए कि हमारे पास डब साउंड जो है ये 2 लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देगा, और हायर पिच देन S1, बेटर हेड विद डायफ्राम, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा। S2 splitting normal split due to different impedance in systemic and pulmonary vascular bed. अब हम आप पढ़ते हैं S3 गैलफ या S3, ये हमारे पास मरमर एबनॉर्मल साउंड है, ठीक है। तो S3 के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। Usually physiologic low pitch sound occur with rapid filling ventricle in early diastole, causes vibration of ventricular wall, and this known as sound 3. Sound 3 best heard at the apex with bill of stethoscope. ये बात याद रखिए कि हम S1 S2 कौन सी डायफ्राम से सुनते हैं, लेकिन S3 हम बिल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। बेस्ट हेयर विद पेशेंट सुपाइन पोजीशन आर इन लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि ये पेशेंट कौन सी, यहाँ पे याद रखिए कि S3 हम सुपाइन पोजीशन से अच्छी तरीके से सुनेंगे या लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस। और हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए कौन सी पोजीशन बेस्ट थी, 30 डिग्री सी, सॉरी 30 डिग्री सी भी नहीं, सेंटीग्रेड नहीं, 30 डिग्री पे, और फॉर लेफ्ट लेटरल पोजीशन ये अच्छी थी, ठीक है। इंक्रीज बाय एक्सरसाइज abdominal pressure or lifting air leaks, left ventricular 3 heard at the apex and right ventricular 3 heard at the left LSB। ये LSB थोड़ा सा मुझसे भूल गया, ये लेफ्ट लंबर से लेफ्ट ये है, ठीक है। LSB ये है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, ठीक है। ये उसमें हमें अच्छी तरीके से सुनाई देती है, ठीक है। तो ये हमें चाहिए। S4 गैलफ, नियरली ऑलवेज पैथोलॉजिक कैन बी नॉर्मल इन एल्डरली एथलीट्स, लो पिच साउंड इन लेट डायस्टोल। लेट डायस्टोल में ये पिच लो पिच है, लेकिन लेट साइस्टोल ये साइस्टोल में अच्छी तरीके से सुनाई दे। साउंड 4 आकर आफ्टर साउंड 3 लेट डायस्टोलिक फीलिंग आकर फ्रॉम वाइब्रेशन और वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेशन ऑफ द वॉल्स। Better head at the apex in the supine or left lateral, ये भी supine position left lateral decubitous में आकर separate from S3, ठीक है। तो ये S4 हुआ। S4 हमारे पास कौन सी चीज़ से एसोसिएट हुआ है, MI के साथ, सॉरी MI नहीं, मायोकार्डाइटिस के साथ, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सीवियर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और कंजेस्टेड हार्ट फेलियर के साथ ये एसोसिएट है, ठीक है। अब एजेक्शन साइस्टोलिक क्लिक हमारे पास क्या है, यूजुअली पैथोलॉजिक, या हमारे पास पैथोलॉजिक मतलब कोई डिजीज़ की वजह से स्नेपी हाई पिच साउंड यूजुअली इन अर्ली साइस्टोल ड्यू टू वाइब्रेशन इन द आर्टरी डायस्टोल टू सिस्टोनिक स्टेनोटिक वॉल। तो ये हाँ, इसकी वजह से हमारे पास साइस्टोलिक क्लिक एजेक्शन हो सकती है।
अब हम पढ़ते हैं ऊप। ऊप हमारे पास क्या है, समटाइम उसको क्या कहते हैं, हॉन्क भी कहते हैं। तो ये हमारे पास लाउड वेरिएबल इंटेंसिटी म्यूजिकल साउंड हेard एट द एपेक्स इन द लाइट साइस्टोल, ठीक है। क्लासिकली एसोसिएटेड विद मेटरल वॉल रिगरगटेशन की वजह से हो सकती है। सीन विद VSD क्लोजिंग विद एन्यूरिज्म के साथ हो सकती है। असम ऑफ वॉल टू बिकम साइस्टोलिक मरमर, तो ये हमारे पास क्या है, हॉन्क, या हम उसको वूफ कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है प्रेक्शन रब। प्रेक्शन रब क्या है, क्रीकिंग साउंड हेard विद पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन। पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास क्रीकिंग साउंड होती है, उसको प्रेक्शन रब कहती है, ठीक है। द साउंड ऑफ अ पेरिकार्डियल रब रिजेंबल द साउंड ऑफ स्क्वीकली लेदर एंड इज ऑफन डिस्क्राइब एज ग्रेटिंग, स्क्रैचिंग और रेस्पिंग। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, ये सब जो है रट की चीज़ें हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँ कि अच्छी तरीके से आप लोगों को जो है समझ आ जाए, लेकिन इसमें कोई चीज़ नहीं, ये रट्टा करना है, ठीक है। द साउंड ऑफ पेरिकार्डियल रब रिजेंबल द साउंड ऑफ स्क्वीकली leather and is often described as grating, scratching or rasping. Change with position, louder with inspiration. ये बात है कि प्रेक्शन रब जो है ये पोजीशन के साथ चेंज होता है और इंस्पायरेशन के साथ लाउड, मतलब कि ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लाउड। अब हम बात करते हैं मरमर। तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया, मरमर S3 एंड S4 साउंड को मरमर कहते हैं। Sound made by turbulence in the heart bloodstream can be benign, innocent flow, functional or pathologic. Murmurs are leading cause of peripheral or further evaluation. Do not let murmur distract you from rest of the exam. ये बात याद रखिए कि अगर हमारे पास मरमर साउंड है तो फ्यूचर इवाल्यूएशन करना चाहिए, कौन सी मरमर है, S3 है, S4 है, कौन सी डिजीज़ की वजह से है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिर हमें इसकी इवाल्यूएशन करना है, ठीक है। कार्डियक एग्जाम एंड मरमर, कार्डियक एग्जाम एंड मरमर जनरल डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। तो वेरियस कम्बिनेशन यूज्ड फॉर ऑल नॉर्मल एंड एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ये हम बहुत से कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल साउंड के लिए, ठीक है। जनरल डिस्क्रिप्टर, तो टाइमिंग विद इन द फेस है कि नहीं है, शेप कैसी है, करेक्टर क्वालिटी कैसी है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ पेरिकार्डियम और रेडिएशन ऑफ मरमर है कि नहीं है, इंटेंसिटी है कि नहीं, ये हम मरमर साउंड के लिए ये सब कुछ करते हैं कि उसकी शेप कैसे है, करेक्टर क्वालिटी, लोकेशन, रेडिएशन, इंटेंसिटी वगैरह ये सब हम देखेंगे, ठीक है। टाइमिंग ऑफ द मरमर रिलीविंग टू द कार्डियक साइकिल, ये टाइमिंग, ये टाइम याद रखिए। डायस्टोलिक मरमर ऑलमोस्ट ऑलवेज इंडिकेट पैथोलॉजी, ठीक है। साइस्टोलिक मरमर बिटवीन S1 एंड S2 के बीच में हमारे पास जो मरमर है वो है साइस्टोलिक मरमर, और S2 और S1 के बीच में जो है उससे डायस्टोलिक मरमर, ठीक है। और कंटिन्यूस मरमर हमारे पास साइस्टोल और डायस्टोल दोनों में मौजूद होती है, ठीक है। हमारे पास जो पहली साइस्टोलिक होती है, फिर अगर मरमर है तो इसमें मतलब है S1 है, ठीक है, और फिर अगर मरमर आ गया इसके बाद S2 आ गया तो इसका मतलब है साइस्टोलिक मरमर है, या S2 आ गया फिर मरमर है और फिर S1 आ गया तो इसका मतलब है डायस्टोलिक मरमर है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब लोकेशन की बात है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मरमर, दिस इज डिटरमाइंड बाय द साइट वेयर द मरमर ओरिजिनेट, कहाँ से मरमर स्टार्ट हुआ है। फाइंड द लोकेशन by exploring the area where you hear the murmur. For example, a murmur best heard in the second right interspace, usually originate second right interspace है, तो इसमें हमारे पास हमने पढ़ा था कि क्या है, पल्मोनरिक रीजन है या सॉरी आयोटिक है, राइट में आयोटिक है और लेफ्ट है हमारे पास पल्मोनरिक है। तो अगर सेकंड राइट इंटरस्पेस है तो इट्स मीन कि आयोटिक वॉल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी तरीके से लोकेशन भी आपको जानना चाहिए। रेडिएशन, ये कहाँ रेडिएट होता है, दिस रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द साइट ऑफ द ओरिजिन बट आल्सो द इंटेंसिटी ऑफ द मरमर एंड द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। फॉर एग्जांपल, अ लाउड मरमर आयोटिक स्टोनेशन अपर रेडिएट्स इनटू द नेक। अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी, तो इसके तकरीबन 6 स्केल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। 1 पे हमारे पास जो साउंड है वो सॉफ्ट हेयर होगा और डिफ़िकल्टी होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि हम उसे सुनिए, ठीक है। और अगर हमारे पास 2 स्कोर 2 है, सो सॉफ्ट है बट हेयर विद स्टिट के ज़रिए हम वो सुनते हैं, ठीक है।
3 हमारे पास है वो है मॉडरेटली लाउड बट नो थ्रिल, उसमें थ्रिल नहीं है। 4, 5, 6 इस तीनों में हमारे पास थ्रिल है, लेकिन हमारे पास जो 4 है वो अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देता, लेकिन जब 5 है वो वेरी लाउड होगा और जो 6 है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाउड होगा। और हमारे पास स्टिथ के ज़रिए 6 हम जो है 6 नंबर जो ग्रेड है वो सुनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वालिटी क्या है, दिस इज डिस्क्राइब द टर्म सच इज ब्लूइंग, हार्श, रम्बलिंग एंड म्यूजिकल। कौन सी साउंड है, ब्लूइंग है, हार्श है, रम्बलिंग है एंड म्यूजिकल साउंड है, तो उसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड जो स्टिथ के ज़रिए हम सुनते हैं, ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे पिच के हवाले से, तो लो पिच, मरमर और हेड बेस्ट। लो पिच वाले अच्छी तरीके से हम सुनते हैं, हाई पिच वाले से थोड़ा मुश्किल, बिल फ्रेज, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मरमर डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द वॉल और नेरोइंग। लो पिच मरमर आर हेड बेस्ट विद द बिल एंड हाई पिच मरमर आर हेड बेस्ट विद द डायफ्राम। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि लो पिच साउंड हम कौन सी चीज़ के ज़रिए सुनते हैं, लो पिच वाले हम सुनते हैं बिल, थ्रो बिल, और हाई पिच वाले हम सुनते हैं डायफ्राम। तो ये बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। अदर असेसमेंट तो उसमें सबसे पहले हम जुगुलर वेन देखेंगे। जुगुलर वेन हम देखेंगे कि जुगुलर वेन डिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन, तो असेस जुगुलर वेन डिस्टेंशन विच रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज फीलिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑन राइट साइड हार्ट। हमारे पास हार्ट फेलर में JVD होती है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होती है, तो जुगुलर वेन प्रेशर हार्ट फेलर में हम देख सकते हैं। पल्स डिफिशिएंट, हमारे पास एपिकल पल्स और पेरिफेरल पल्स की जो डिफरेंशिएशन आती है तो उसको पल्स डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। और पल्स प्रेशर हमारे पास क्या है, पल्स प्रेशर द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में जो प्रेशर है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। लेट्स सपोज नॉर्मल हमारे पास 120/80 है, तो उसमें 120 - 80 इज इक्वल टू 40 हमारे पास पल्स प्रेशर है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास, और ये स्लाइड है थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिए। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि हेयर में क्या प्रॉब्लम हो तो हार्ट में क्या मसला है, ब्लड प्रेशर, चेस्ट, जुगुलर वेन, लिप्स, टंग्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। ऑलरेडी ये थोड़ा समराइज टाइप है उसकी, ठीक है। एज रिलेटेड चेंजेस, तो हमारे पास नंबर 1 माइक्रोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी जब एज इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो एंडोकार्डियम है या वाल है उसको इसकी थिकनिंग होगी जब कोई बंदा उसके एज इंक्रीज होगी। इसके बाद करोनरी आर्टरी रिजिड होगी और थिकन होगी। वेजल की इलास्टिसिटी हमारे पास डिक्रीज होगी, और इंटरनल डायमीटर की जो वेजल के इंटरनल डायमीटर है वो भी हमारे पास डिक्रीज होगी। तो MI कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वेजल इलास्टिसिटी और इंटरनल वेजल डायमीटर, तो ये हमारे पास डिक्रीज होगी, और एंडोकार्डियम और वॉल की थिकनिंग होगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखिए। डॉक्यूमेंटेशन, ये आम से डॉक्यूमेंटेशन है, नो विजिबल पल्सेशन आर्टीरियल चेस्ट, PMI, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स, palpable at left fifth intercostal space, heart auscultation rate 68 beats per minute, regular rhythm S1 and S2 identified, no extra heart sound, murmur or bolus or down sound। तो ये थी हमारे पास कार्डिक सिस्टम।